All right. Hey everyone. Hi. कैसे हैं सारे सारे? Hi, good evening. आज हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट की बहुत बेसिक क्लास रहने वाली है ये। धीरे धीरे करके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ रहे होंगे, जिसकी हेल्प से हमारी डायनेमिक वेबसाइट बन रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए लोगों को आने देते हैं और मैं एक बार बता भी देता हूँ, दोबारा से एक बार अलर्ट कर देता हूँ सबको। राम राम जी। वैभव निगम कह रहे हैं भैया प्रो बना दो वेब डेवलपमेंट में। बिल्कुल, प्रो से नीचे तो बनेंगे ही नहीं कुछ। सबके सब फिर वीडियो वेबसाइट बनाना, ठीक है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग स्टार्टअप्स बनाओ खुद के, जो आइडिया दिमाग में है वो बनाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आपको वो पावर मिलती है कि आप ये सारी चीजें फिर कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके बच्चे कम होते आ रहे हैं क्लास के अंदर। मार्की टैग कितने सालों पहले यूज हुआ करता था भाई साहब, अब कोई यूज नहीं करता मार्की टैग। जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने पढ़ा था, एक मार्की टैग टैग होता था एक, उससे ना वो टेक्स्ट ऐसे लेफ्ट टू राइट जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास ट्रांजिशन है, एनिमेशन है। वो तब था जब आपको सिंपल HTML से एनिमेशन बनानी होती थी, नकली एनिमेशन। तो उसके लिए एक मार्की टैग हुआ करता था बहुत पहले। ठीक है, उसके अंदर एक मार्की टैग था, उसके अंदर अगर आप मार्की टैग के अंदर कोई लाइन लिख दोगे, वो लाइन अपने आप ही HTML, सिर्फ HTML के अंदर ही वो लाइन लेफ्ट टू राइट जाती रहती थी। आई थिंक इट्स डेप्रिकेटेड नाउ, नॉट श्योर। याद दिला दिया लेकिन उन्होंने। ठीक है, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर। ठीक है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, लोगों को आने देते हैं यार, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट। लेट मी जस्ट क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट करते क्या है, ठीक है। आपको मैंने बताया था बहुत शुरुआत में, डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में, कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। यही तीन चीजें हमें करनी होती हैं, जिससे आपकी पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट हो जाती है। अब HTML का हमें पता है, हमने लेआउट्स वगैरह बनाए थे, div टैग, एंकर टैग, HTML के अंदर H1 H2 इमेज वगैरह सब कुछ, वो div टैग्स वगैरह सब आया था इसके अंदर, राइट। इसके बाद हमने देखा CSS को, जिसकी हेल्प से आप उन्हीं टैग्स को स्टाइलिंग दे सकते थे। लेकिन अभी तक आप किसी भी जगह पे कुछ क्लिक कर रहे हो तो कुछ हो नहीं रहा है, आपके बटन्स बन गए लेकिन क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। मे बी HRF के अंदर जो एंकर टैग है उन पे क्लिक करो तो कुछ हो जाए, लेकिन इसके अलावा आपके पास रिस्पॉन्सिव एज इन डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, कहीं से डेटा नहीं आ रहा आपके पास। आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट के अंदर अभी से, ठीक है।
स्टाइलिंग वाली कैलकुलेशन आप सीएसएस में कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग अभी तक आप नहीं कर सकते। मुझे कोई बताएगा अभी तक हम इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं? आशीष कोई कह रहा है 2, HTML CSS लोग कह रहे हैं। एक्चुअली HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इनकी हेल्प से आप लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, HTML हमने बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज एज इन वो बस बताती है कि किस किस फॉर्मेट में टेक्स्ट काम करेगा आपका। आप उसको एक मार्कअप देते हो, बताते हैं कि ठीक है H1 के बीच में अगर कोई चीज है तो वो एक हेडिंग होगी, P के बीच में कोई चीज है तो वो पैराग्राफ होगा। दैट वाज दैट ओनली। इसके बाद जो CSS था दैट इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज। तो उसके बाद आप लोग स्टाइल कर सकते हो अपनी मार्कअप को। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक हमने नहीं सीखी। अभी तक हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। प्रोग्राम्स आर एक्चुअली बंच ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन। वैसी चीज अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज हमारी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रही होती है। ठीक है, और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एंड CSS आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अभी तक हम इस कोर्स में एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखे हैं। अभी तक हम बस बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीखे अपनी वेबसाइट का। अब हम देखेंगे आप अपनी वेबसाइट को कैसे डायनेमिक बना सकते हो। तो जरा आते हैं अपने index.html के अंदर। बहुत ही बेसिक सा मैं काम यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ जो अभी तक हम देखते आए हैं कि ठीक है, दिस इज आवर HTML। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट में JS भी कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा H1 के अंदर हाई, तो ये हमें दिखाई देगा, राइट। मैं इसको अगर ओपन करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, और इसको मैं यहाँ पे अगर ओपन करूंगा तो यूल सी कि यहाँ पर हाई लिखा आ रहा है। वेरी गुड। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे बस ये हुआ कि आपने एक HTML लोड किया हुआ है अपने ब्राउजर के अंदर, और वो ब्राउजर आपके HTML को पार्स करता है, देखता है कि अच्छा ये H1 के बीच में इसने हाई लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो इसके अंदर स्क्रिप्ट को रन करना, बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्ट या फिर प्रोग्रामिंग कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, प्रोग्रामिंग का कोड इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। वो अगर आप रन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है। ठीक है, तो जैसे HTML के अंदर हेड टैग है, बॉडी टैग है, सिमिलरली वी हैव अ स्क्रिप्ट टैग। और स्क्रिप्ट टैग को ऑलरेडी हम एक बार यूज कर चुके हैं। अभी तक हम जो फॉन्ट ऑसम से लेके आ रहे थे, एक स्क्रिप्ट लेके आ रहे थे, फॉन्ट ऑसम की स्क्रिप्ट, और उसको हम अपनी बॉडी में यहाँ पर डाल दे रहे थे। दैट वाज अ स्क्रिप्ट टैग। तो हम भी अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं यहाँ पर, और उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे स्क्रिप्ट एंड देन हिट टैब। और ये जो स्क्रिप्ट एलिमेंट है, इसके अंदर हम लोग अब अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है भैया? अपनी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके ब्राउजर्स के अंदर रन हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल ब्राउजर स्पेसिफिक ही इस लैंग्वेज को बनाया गया है। इसकी हेल्प से आप लोग ब्राउजर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम का कोड लिख सकते हो। जब Node.js बनाई गई तो फिर वो एक अलग इंजन बनाएगा सो दैट आप ब्राउजर वाली लैंग्वेज से ही बैकएंड का कोड कर सको। लेकिन एक्चुअली इट वाज इंटेंडेड एंड इट वाज पर्पस फॉर मेकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन इन ब्राउजर्स। अब ब्राउजर्स के अंदर रन हो रही है हमारी लैंग्वेज। देखते हैं कैसे। तो अभी हम ये सारी चीजें देखेंगे वैसे, लेकिन लेट्स डू समथिंग कि लेट नेम इक्वल्स टू अनुज console.log नेम। तो ये सिंटैक्स समझ में नहीं आएगा अभी कि क्या चल रहा है यहाँ पर, लेकिन दिस इज एक्चुअली जावास्क्रिप्ट। जो इसके बीच में हम लिख रहे हैं ना, दिस इज जावास्क्रिप्ट का कोड। और ये कोड आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा कहीं पे कि भैया कहाँ लिख दिया। वो स्क्रिप्ट दिख नहीं रही, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट है लेकिन स्क्रिप्ट दिख नहीं रही। इसको अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इंस्पेक्ट। एंड देन इवन अगर आप इंस्पेक्ट भी करोगे तो बॉडी के अंदर आप देखोगे कि ठीक है स्क्रिप्ट तो दिख रही है, लेकिन ये स्क्रिप्ट जगह कितनी ले रही है? कुछ भी जगह नहीं ले रही। डिस्प्ले नन है स्क्रिप्ट का, और बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट का डिस्प्ले नन ही होता है। डिस्प्ले नन मतलब आपके HTML के अंदर स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है वो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फिर क्या फायदा इसका? कहाँ रन हो रही है? एक्चुअली ये रन हो रही है यहाँ पे। अगर आप कंसोल में क्लिक करोगे तो ऊपर आपके पास एक एलिमेंट है, देन इफ यू क्लिक ऑन दिस कंसोल तो आप यहाँ पर देखोगे अनुज लिखा आ रहा है। ठीक है, और लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर। ठीक है, यहाँ पर अनुज लिखा है। ये अनुज कहाँ से लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा था। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है अनुज, और उसको हमने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया है। इसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन हाँ, इससे हमें पता चलता है कि ठीक है हमारे वेबसाइट के अंदर एक स्क्रिप्ट भी रन हो रही है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि इंडेक्स HTML नंबर 15 के अंदर ये अनुज से वहां से प्रिंट हुआ है। और आप यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर 15 है एक्चुअली, जहां से ये चीज प्रिंट हुई है। कंसोल लॉग नेम यहाँ से प्रिंट हुआ है लाइन नंबर 15 से। ठीक है,
तो ये यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपना कोड कर सकते हैं। इवन यहाँ पर ये जो कंसोल है ना, इस कंसोल के अंदर भी हम अपनी सेम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपने एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर कुछ कुछ स्टाइलिंग वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। यहीं पे आप लोग कुछ स्टाइलिंग देते हो, लेकिन वो आपको पता है कि वो बस लोकल टू दिस टेस्टिंग एनवायरनमेंट ही है, लेकिन जैसे आप रिलोड करोगे सब गायब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दोबारा से सेम चीज लिखूँ, वेयर नेम इक्वल्स टू लेट्स से दिनेश, हम ठीक है, नेम ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो नेम को हम दोबारा से नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पर दूसरा नाम बनाएंगे, लेट्स से वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू शर्मा। और अगर मैं यहाँ पर लास्ट नेम को ऐसे करता हूँ एंटर, तो आप देखोगे यहाँ पर शर्मा वगैरह लिखा आ रहा है। एंड यहाँ पर हम अपनी वही जो भी कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, जैसे कि 4+5 में लिखूंगा तो 9 लिखा आएगा, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो यहाँ पर 20 लिखा आएगा। तो यहाँ पर वो सारी सारी चीजें काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। इसके अंदर भी हम मूव करेंगे, लेकिन अभी हमने जो चीज देखी कि यहाँ पर जो अनुज लिखा आ रहा है, लेट मी जस्ट रिलोड दिस अगेन। यहाँ पर जो अनुज लिखा आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि आपने एक स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज किया है और उसको आप अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे बॉडी खत्म होने वाली होती है उससे जस्ट ऊपर आप लिख देते हो। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो कि आप अपनी एक्सटर्नल अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी बना सकते हो। जैसे आप लोग खुद की स्टाइलिंग भी कर सकते हो, राइट। अपने हेड के अंदर आए, आप यहाँ पर स्टाइलिंग कर दी, और यहाँ पे आप अपनी सीएसएस लिखनी स्टार्ट कर सकते हो स्टाइल के बीच में। सिमिलरली स्क्रिप्ट के बीच में आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया था कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या होती है। रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी खुद की एक अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ। सिमिलरली जैसे आप स्टाइल डॉट सीएसएस बनाते थे, वैसे ही आप लोग एक बनाओगे नई फाइल विच इज कॉल्ड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेएस। जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन होते हैं डॉट जेएस। ये डॉट जेएस वाली फाइल आपने बनाई, और इसके अंदर भी अब आप सेम काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपने बनाया सपोज करो वेयर एज इक्वल्स टू लेट्स से 25, और यहाँ पे आपने प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग एज इज एज। तो ये भी काम करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे काम नहीं करेगा। अभी अगर मैं चलाऊंगा तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो बनाई है, ये जो स्क्रिप्ट बनाई है, इसको हमने अपनी इस एचटीएमएल के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी डू इज, यहाँ पर हम कहेंगे स्क्रिप्ट, लिखेंगे स्क्रिप्ट विद सोर्स। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, इसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट, और इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप बताओगे कि वो कौन सी फाइल है जिसकी स्क्रिप्ट को आप रन करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट बता सकते हैं, वो है यही वाली स्क्रिप्ट डॉट सीएस। तो ये इसी फोल्डर के अंदर है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जिस फोल्डर के अंदर है उसके हिसाब से स्क्रिप्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। जिस फोल्डर में इंडेक्स है उसी फोल्डर में स्क्रिप्ट भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एक और चीज याद रखने वाली है कि आप देख रहे हो कि मैंने एक स्क्रिप्ट ऊपर भी लिखी है, एक स्क्रिप्ट नीचे भी लिखी है। आप जितनी मर्जी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक दो स्क्रिप्ट की फाइल और है तो आप उसको भी यहाँ पर चला लोगे, तो हुआ क्या, पहले ये वाली स्क्रिप्ट रन होगी, उसके बाद ये वाली स्क्रिप्ट रन होगी, अंदर नीचे वाली स्क्रिप्ट रन होगी। ठीक है, हमारे पास अभी एक ही है, और अभी अगर हम इसे चलाएंगे तो ये काम करेगा, और आप देखोगे अनुज एज इज 25 लिखा रहा है, राइट। तो दोनों स्क्रिप्ट रन हो रही है। और रिकमेंडेड प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि आप ऐसे स्क्रिप्ट यहाँ पे ना लिखो, आप एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बनाओ अपनी, और उसके अंदर अपनी जो भी जावास्क्रिप्ट है वो लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर रहे होते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके मन में कि भैया बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं? क्या हम यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते? मतलब क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको करूँ कट, और अगर मैं हेड के अंदर लिखना चाहूँ स्क्रिप्ट को, तो कैन आई डू दैट और नॉट? यस, यू कैन डू दैट। ठीक है, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि पहले बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी एचटीएमएल है वो सारी लोड हो जाए, उसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट को लोड कीजिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है, अगर आपने ऊपर अपनी स्क्रिप्ट को लिख दिया तो यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप H1 को एक्सेस करने का ट्राई करो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, कि मेरे को H1 के अंदर के टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यू फाइंड बाय आईडी, और उसके बाद उसके टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो इनर एचटीएमएल को, वो सब अभी हम देखेंगे बाद में। लेकिन वो क्या होगा कि पहले आपका हेड लोड होगा और बॉडी अभी तक आई भी नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा कि आपको मतलब बॉडी के अंदर भी H1 आया नहीं है, पहले ही आपने यहाँ पे H1 को एक्सेस करना लग गए। ठीक है, तो ये तो हमें करना नहीं है। और दूसरी बात ये भी होती है कि आपकी वेबसाइट भी थोड़ी स्लो हो जाती है। वेबसाइट कैसे स्लो हो जाएगी? अगर आपने स्क्रिप्ट को पहले लोड कराया तो पहले आपकी स्क्रिप्ट डाउनलोड होगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें हैं वो डाउनलोड होंगी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से चल रहा है, राइट। इंटरनेट से फाइल आती है आपके पास।
तो अगर आपने हेड के अंदर ही अपनी स्क्रिप्ट डाल दी तो पहले आपकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी डाउनलोड होगी, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी रन होगी, डाउनलोड होगी, देन रन होगी। उसके बाद आपकी फिर बॉडी के अंदर जो भी आपने जितनी भी चीजें बनाई है अपने पेज के अंदर, वो चीजें रन होंगी, वो चीजें दिखना स्टार्ट होंगी, रेंडर होंगी। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब सब कुछ हो जाए, पहले आराम से HTML को हो जाने दो, उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे एंड में यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को रन कर दो। आप यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी काम करेगा ये, देखो यहाँ भी अनुज प्रिंट हो रहा है, नो वरीज। लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लोग अपनी स्क्रिप्ट को आओ और बॉडी के अंदर सबसे एंड में लिखो। तो ये था एकदम बेसिक कि ठीक है हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट की हेल्प से हम काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी। अब जरा बात करते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर फिर क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने देखा जो सेक्शन दैट इज कॉल्ड वेयर टू पुट। तो हमने देखा वेयर टू पुट। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो अभी हम पढ़ रहे थे दैट वाज बेसिक्स। इसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, थर्ड वाला। एंड देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड देन कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम इफ एल्स और स्विच इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा हम इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हाँ वो हम देख लेंगे, बिकॉज बहुत छोटे से दो फंक्शन होता है, उनको देखेंगे हम, प्रॉम्प्ट एंड अलर्ट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कहाँ हमें पुट करना चाहिए। तो HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स। तो स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर आप पुट कर रहे होते हो, और जैसे यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट के अंदर पुट किया, you can place any number of scripts in an HTML document. Script can be placed in the body or in the head section of element or in both. ठीक है, we can also create a separate external JavaScript। ये हमने देख लिया कि एक्सटर्नल बना के उसको फिर आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। Now let's talk about keywords। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व कर रखे हैं। जावास्क्रिप्ट ने बोल रखा है कि ये वर्ड्स हमारे खुद के हैं, इन वर्ड्स को आप लोग यूज नहीं करोगे। तो अब बेसिकली हो गया ना कि अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करना स्टार्ट करेंगे, हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफायर्स जिन्हें कहते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, कुछ फंक्शन के नेम लिखेंगे। तो आप नहीं चाहते कि वो नाम जो आप यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी जो जावास्क्रिप्ट यूज करती है वो उन नामों के बराबर हो, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या चीज करना है यहाँ पर, क्या मेरे जो डिफाइंड कीवर्ड्स है वो हैं ये, या फिर इनके दिए गए नाम है ये। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है, और ये कहा भी जाता है कि अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करोगे तो वहां पे आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स जिनकी हेल्प से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज जावास्क्रिप्ट इन दिस केस वो काम करेगी। तो दीज आर द कीवर्ड्स। इनमें से काफी सारे कीवर्ड्स को हम देख चुके होंगे जब तक हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म होगा, और काफी सारे कीवर्ड्स हम आज भी देख रहे होंगे। इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप कुछ कुछ समझते ही रहोगे, और धीरे धीरे करके आप और ज्यादा एडवांस पढ़ोगे तो और चीजें भी आप टाइम के साथ चीजें सीखते रहोगे। तो दीज वर अबाउट कीवर्ड्स। इसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। तो जो भी एक एक लाइन हम लिख रहे हैं, अभी तक हमने क्या क्या लाइनें लिखी हैं अगर आप देखोगे, तो मैंने बस ये लाइन लिखी थी, where age equals to 25। ठीक है, where age equals to 25 मैंने यहाँ पर लिखा, और this is actually a statement। सिमिलरली मैंने console.log लिखा, दिस वाज आल्सो एन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट से ही बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो आप देते हो अपने प्रोग्राम कंप्यूटर को करने के लिए। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। तो अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आप मिला देते हो, उनको बटल कर देते हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, मतलब इन 4 स्टेटमेंट्स को एक बंडल में बोलेंगे कि हाँ दिस इज आवर प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है? ये प्रोग्राम 2 नंबर्स को लेके ऐड करके तीसरे एक वेरिएबल में डाल देता है। तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ठीक है ये वेरिएबल वगैरह क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी तक हम जो भी चीजें कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि आप जितनी भी चीजें कर रहे होते हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हो, वो अल्टीमेटली आपके ऑपरेटर्स के ऊपर आ रहे होते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेंड अभी हम देखेंगे कि आप या तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे, दो चीजों को प्लस करोगे, माइनस करोगे, इसके अलावा आप माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब चीजें कर रहे होते हो। कुछ आप लूप में चीजें चला रहे होते हो कि कई बार आप इंस्ट्रक्शंस को 10 बार रिपीट कर रहे हो, 50 बार रिपीट कर रहे हो। कई बार आप कुछ इफ एल्स कंडीशन रन कर रहे होते हो कि ये करो या फिर ये करो। तो ये सारी सारी आपकी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये सारी सारी आपकी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे आपका पूरा पूरा प्रोग्राम बन रहा होता है। लेकिन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दे आर एक्चुअली वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एक्चुअली बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो
इनका जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश वगैरह सीख रहे हो तो आपको अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये अल्फाबेट है, दीज आर वॉवल्स, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो वैसे ही आपके वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आर एक्चुअली दोस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे आपकी पूरी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही होगी। तो देखते हैं किस किस टाइप के वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल से होता क्या है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डेटा स्टोर करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही है कि आप कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हो, उस डेटा के ऊपर आप लोग कुछ ना कुछ फिर ऑपरेशन कर रहे होते हो। और अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप लोग यूज करते हो वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हैं, इनमें से अभी तक जो हमने ऊपर कीवर्ड्स की लिस्ट देखी थी उनमें से ये 3 कीवर्ड्स हैं, where, let और const। इन तीनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं, लेकिन इनकी हेल्प से आप लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हो अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक चीज और, आप चाहो तो यहाँ पर कोड करो, ठीक है, यहाँ पर कोड करोगे तो वो भी काम करेगा। इसके अलावा आप लोग अगर यहाँ भी कोड करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। लेकिन एक और चीज, यहाँ पर आपको ऐसे हाई बना के प्रॉपर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड देन स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एक और चीज भी होती है कि आप आओ किसी भी नए टैब के अंदर एंड देन टाइप हियर अबाउट कोलन ब्लैंक, ठीक है। तो अबाउट कोलन ब्लैंक ये लिखोगे, आप एंटर करोगे तो आपका एक ब्लैंक पेज अपने आप ओपन हो जाएगा इधर क्रोम के अंदर एंड देन यू कैन रन योर जावास्क्रिप्ट हियर। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर तो ना तो हेड के अंदर कुछ है ना बॉडी के अंदर कुछ है, सब खत्म है। और कंसोल के अंदर आप यहाँ पे आके अपनी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कोड रन करना है। तो अगेन आई रिपीट, किसी भी टैब में जाओ वहां पे लिखो ये अबाउट कोलन ब्लैंक। अबाउट कोलन ब्लैंक लिख देने से आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं लैग हो रहा है, और ये हिसैन परसोला आपको मैं बैन कर सकता हूँ यार, ऐसे करोगे तो हरकत है ठीक है, बार बार लिख रहे हैं मुझे, क्योंकि कोई लैग होता हुआ दिख नहीं रहा है, सब सही चल रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो अबाउट कोलन ब्लैंक, ठीक है, लेट मी राइट हियर अबाउट कोलन ब्लैंक। अगर आप ये कहीं भी लिखोगे तो आपका एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। टू स्टार्ट ए ब्लैंक पेज अबाउट कोलन इन ए ब्राउजर। ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल में काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास टोटल 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट वन इज वेर फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ये एक ओल्ड तरीका था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओल्ड। तो हुआ क्या है, 2015 से पहले जो जावास्क्रिप्ट थी दैट वाज ओल्ड जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद एक नई जावास्क्रिप्ट आई विच इज कॉल्ड ES6। उसके अंदर कुछ नए रूल्स आए और काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन भी लेकर आया वो अपने अंदर। तो उसकी हेल्प से अगर आपको करना है उसको, अगर आपको सेटिस्फाई करते हुए करना है तो यू यूज लेट। लेकिन जो ये नई वाली जावास्क्रिप्ट है दिस इज नॉट सपोर्टेड ऑन ऑन लाइक अ फ्यू ऑफ द ब्राउजर्स। तो कुछ कुछ ब्राउजर्स है ऐसे जो अभी भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ज्यादातर सपोर्ट करते ही हैं आजकल ES6 को, जितने भी नए हैं। तो आप लोग वेर भी यूज कर सकते हो, लेट भी यूज कर सकते हो। जरा देखते हैं किस तरीके से आप लोग वेरिएबल्स बना रहे होते हो। तो आपको अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है, सपोज करो आपको कोई एज स्टोर करनी है, जैसे अगर आपको याद होगा मैथ के अंदर हम क्या करते थे, मैथ के अंदर आपने वेरिएबल्स देखे होंगे बचपन में कि अगर आपको क्वेश्चन आया है कोई कि आपकी एज इतनी है, अभी 10 साल बाद आपके फादर की एज आपसे डबल हो जाएगी, तो अपनी एज बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन होते थे। तो हम क्या बोलते थे, लेट द एज बी एक्स। उसके बाद आप लोग एज को एक्स मान के स्टार्ट कर देते थे। सेम यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यू कैन डू दिस वेयर एज इक्वल्स टू लेट्स से 34। इससे क्या होगा, आपके पास एक एज नाम का कंटेनर बन गया है, ठीक है। तो एक कंटेनर है जिसका नाम एज रख दिया, उस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर 34 रखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप वो कंटेनर बना सकते हो। अगर आपको इस कंटेनर की वैल्यू को प्रिंट करना है तो जस्ट राइट एज, और आप देखोगे कि यहाँ पर 34 लिखा आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग वेर। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है हमारे पास विच इज कॉल्ड लेट। लेट के अंदर क्या आप कर सकते हो, लेट से लेट एज। एज दोबारा लिखूंगा तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज एज आपने ऑलरेडी एक बार डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे लेट से लेट नेम, नेम छोड़ो,
लेट मल्टीप्लायर, मैंने कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम बना दिया। वेरिएबल के नाम को बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं वो भी हम देखेंगे। लेट्स से 2.4 इस तरीके से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने मल्टीप्लायर रख दिया। इसके बाद अगर मैं मल्टीप्लायर को प्रिंट करूंगा तो मेरे को 2.4 वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो लेट और वेर में डिफरेंस क्या है? लेट इज न्यू, वेर इज ओल्ड वे, और उसके बाद लेट जो होता है वो एक स्कोप वेरिएबल होता है। स्कोप के बारे में भी हम देखेंगे कि स्कोप वेरिएबल किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली आप जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और उन स्कोप के अंदर अगर आप काम करोगे तो आप उस स्कोप के वेरिएबल्स को ही डिफाइन करोगे, ग्लोबली वो डिफाइन नहीं हो रहे होंगे। अगर आपके ऊपर से जा रही है ये चीजें तो अभी टेंशन मतलब धीरे धीरे करके सब समझ रहे होंगे। बट दिस इज हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ऐसे आप इसके अंदर नंबर स्टोर कर सकते हो, ऐसे आप इसके अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है या फिर स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो उसके लिए आपके पास जैसे लेट नेम, फुल नेम अनुज कुमार शर्मा, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर फुल नेम स्टोर हो जाएगा। और फुल नेम नाम का कंटेनर जिसके अंदर आपने ये वैल्यू स्टोर कर लिया, तो दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप इस तरीके से डबल पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी चीज लिख दोगे, कितने भी कैरेक्टर्स लिख दोगे वो आपकी स्ट्रिंग ही बन जाएंगे। यू कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोट्स फॉर दैट। अगर आप यहाँ पे लिखोगे लेट फादर्स नेम कुछ भी, अगर आप सिंगल कोट्स में भी लिखोगे तो भी ये काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखोगे तो भी काम करेगा, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तो भी काम करेगा स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल बना रहे होते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली कंटेनर्स जो कुछ डेटा होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ डेटा होल्ड कर लिया है। अब ये डेटा होल्ड करने से फायदा क्या है भैया? डेटा होल्ड करने से फायदा ये है कि इनके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हो। ऑपरेशन किस तरीके की अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे एक फील देना चाहूँ कि किस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, तो ये सारा मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। दिस इज क्लियर कंसोल। यू कैन ऑल्सो राइट कमांड के, कमांड के से भी वो क्लियर हो जाता है। कमांड के से आपका टर्मिनल के अंदर भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने एक ए बनाया, तो लेट ए इक्वल्स टू 5, लेट बी इक्वल्स टू लेट्स से 6। तो इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन कर सकता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पर अपने आप 30 लिखा आ गया। ये 30 कहां से आया कि इसने क्या किया, इस ऑपरेशन ने क्या किया, यहाँ पे ए के कंटेनर में से वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू थी 5, ऑपरेशन किया मल्टीप्लाई वाला बी के साथ, बी के कंटेनर में से वैल्यू निकाली 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये फायदा होता है, आप किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। दीज आर एक्चुअली कंटेनर्स। दिस वाज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। अभी हमने देखा वेर और लेट। अब देखते हैं कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट की हेल्प से आप लोग कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। कॉन्स्ट की हेल्प से आप लोग कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं चाहूं इस ए को चेंज करना, तो आई कैन राइट दिस ए इक्वल्स टू, तो अब मैं दोबारा से लेट ए नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा ए इक्वल्स टू लेट्स से 7। और अब मेरे ए की वैल्यू 7 हो चुकी है। और अगर मैं लिखूंगा अब ए मल्टीप्लाई बाय बी, अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 42। 42 का प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने अपने ए की वैल्यू चेंज कर दिया। तो ए की वैल्यू है अब 7, बी की वैल्यू है 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 42। तो इस तरीके से मेरे ए की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली लेट, क्योंकि ये लेट था इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्स्ट डिफाइन कर देता, सपोज करो कॉन्स्ट सी बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट सी इक्वल्स टू 34। उसके बाद अगर मैं सी की वैल्यू को बाद में चेंज करना चाहूँ इस तरीके से, जैसे सी की वैल्यू को मैं 12 करना चाहूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। और यहाँ पर आया है एक चीज विच इज कॉल्ड एरर। तो इस तरीके से एरर आता है। एरर आप HTML में नहीं देखते होगे, एरर आप CSS में नहीं देखते होगे, लेकिन यहाँ पे एरर आते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज ऐसे लिखी जो कि रूल के बाहर है तो फिर आपको ऐसे एरर मिल जाएगा। तो रूल ये है कि कॉन्स्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकते बाद में, लेकिन आप एक कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज करने का ट्राई कर रहे हो बाय सी इक्वल्स टू 12। पहले आपने कॉन्स्ट डिफाइन किया 34, अब आप इस कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज करने का ट्राई कर रहे हो, विच इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर एरर आ गया, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। एरर का नाम क्या है? असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। यू कैन नॉट असाइन अगेन टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट वेरिएबल आप लोग ज्यादातर बना रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो कि बार बार चेंज नहीं होगा, तो आप यूजुअली कॉन्स्ट ही बना रहे होंगे। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि अपनी वेबसाइट के अंदर कम से कम कॉन्स्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्ट रखो और कम से कम लेट रखो। लेट आप बहुत ही कम बना रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर फॉर लूप वगैरह के अंदर कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है बार बार, तब आप लेट बना रहे हो बहुत कम टाइम
कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे कोई चीज चेंज हो रही है, लेकिन ज्यादातर टाइम आप कॉन्स्ट ही बना रहे होगे। और इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि आप कॉन्स्ट का ज्यादा यूज करो, लेट का कम यूज करो, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्ट के अंदर अगर कोई बाद में चेंज करने का ट्राई करेगा तो वो चेंज हो कर ही नहीं पाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन लेट के अंदर कोई भी बाद में कभी भी चेंज कर सकता है, एरर प्रोन होती है फिर वो चीज की, ज्यादा एरर आ सकते हैं उसके अंदर में। तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, हमारे पास एक लेट होता है, एक कॉन्स्ट होता है, एक वेर भी होता है, लेकिन वेर हुआ करता था, वेर अब हम यूज नहीं करा करेंगे, हम यूज करेंगे हमेशा या तो लेट फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज्ड, एंड फॉर क्रिएटिंग बेसिकली दो चीज होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। तो म्यूटेबल इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, बट इम्यूटेबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कॉन्स्ट इज इम्यूटेबल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड लेट इज म्यूटेबल, तो उसको आप चेंज कर सकते हो बाद में। तो इन दोनों का ही यूज कर रहे होंगे। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिकमेंडेड वी यूज लेट इंस्टेड ऑफ वेर, हाउएवर देयर आर अ फ्यू ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट लेट। तो हाँ, कुछ हैं जो अभी यूज सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप ज्यादातर पे आपका काम करेगा वो। तो अभी तक जो हम यहाँ पे नाम बना रहे थे, ये ए बी सी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नेम वगैरह, ये सब क्या रूल होता होगा ना इनके भी नाम लिखने के। जैसे आपके घर में अगर नाम रखा जाता है तो ऐसे कुछ भी रैंडम नाम तो रख नहीं देते, ठीक है। आप एक सोच समझ के कुछ हिसाब से नाम रखते हो, कुंडली उंडली आपकी बनती है, कुंडली बनती है क्या बचपन में, क्या बनता है, राशियां निकलती हैं, सॉरी, है ना। उसके हिसाब से पंडित जी बताते हैं कि इसका नाम ऐसे होना चाहिए। वैसे ही आपके जो नाम आप रखते हो वेरिएबल्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स, जिनसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो किसी भी चीज को, वो नाम रखने के तरीके कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जिनसे आपको अपने वेरिएबल के नाम रखने होते हैं। तो हमारे पास जो रूल्स हैं वो ये हैं, ज्यादा रूल नहीं है, बस 4 रूल हैं, बहुत ज्यादा रूल भी नहीं है। पहला रूल ये है कि वेरिएबल का जो नाम होगा, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन, ठीक है। तो ये 3 चीजों के साथ आप स्टार्ट करोगे अपने वेरिएबल नेम को, या तो एक लेटर के साथ स्टार्ट करो, या अंडरस्कोर के साथ, या फिर डॉलर के साथ। तो दीज आर एक्चुअली वैलिड, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल्स टू हेलो वैलिड है, अंडरस्कोर a हेलो वैलिड है, इवन डॉलर a हेलो वैलिड है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो आप अपने वेरिएबल नेम्स को नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। तो जैसे अगर आपने कभी 1a करा तो 1a ये आपको एरर दे देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा गले में कुछ ज्यादा ही खराश हो रखी है, ठीक है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट इज आल्सो अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपने एक स्मॉल y वाला वेरिएबल बनाया एंड देन एक कैपिटल Y वाला वेरिएबल बनाया, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। तो स्मॉल y वाला वेरिएबल अलग बन जाएगा, कैपिटल Y वेरिएबल अलग बन जाएगा। एंड देन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। तो वो तो आपको मैंने पहले बता दी थी कि कीवर्ड्स का यूज आप नहीं करोगे। कीवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये जो आपने वर्ड्स देखे थे ना, दीज आर कीवर्ड्स। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप यूज नहीं करोगे। तो कभी आप ऐसे ब्रेक नाम का वेरिएबल नहीं बनाओगे, ठीक है। कभी आप ये नहीं लिखोगे कि चलो ये बनाते हैं वेर ब्रेक इक्वल्स टू हाई, ये नहीं करेंगे। अनएक्सपेक्टेड टोकन ब्रेक, यहाँ पर एक एरर आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा, क्यों नहीं करने दे रहा है ये? क्योंकि ब्रेक इज अ कीवर्ड जिसका आप यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं वेर लिख रहा हूँ, आप लेट या कॉन्स्ट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। हम्म तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। सबसे पहला तो आप या तो अंडरस्कोर या डॉलर या फिर लेटर से स्टार्ट करोगे अपने वेरिएबल के नाम को। दूसरा, आपके नंबर से आप स्टार्ट नहीं करोगे। तीसरा, केस सेंसिटिव होता है ये, तो अगर आपने स्मॉल केस लगाया, कहीं पर बड़ा केस लगाया, दीज आर एक्चुअली 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ये याद रखना आप। एंड आप कीवर्ड्स को आप अपना वेरिएबल नेम नहीं बनाओगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप की डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ टाइप्ड लैंग्वेज। टाइप्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? जिनके अंदर आप बता रहे होते हो कि इसका टाइप ये रहेगा, इस वेरिएबल का टाइप ये रहेगा। जैसे आपने अगर इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन नहीं, तो आपको पता होगा कि एक टाइप्ड लैंग्वेज का सीन होता है। इसका मतलब कि आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इंट एज इक्वल्स टू 53 45। तो आपने इंट डिफाइन किया पहले, आपने पहले टाइप डिफाइन किया कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले, राइट। कंसोल कहाँ पे होता है? कंसोल अगर आपको ढूंढना है तो लेट मी जस्ट डू दिस अगेन। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एलिमेंट्स लिखा आ रहा है और साथ में कंसोल लिखा आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा इस तरीके से।
तो टाइप लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन करोगे, सपोज करो लेट एज इक्वल्स टू 23, एज इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो इसलिए एज दोबारा से डिक्लेयर करने देगा नहीं है। तो लेट तुम्हें को ना सबसे ज्यादा दिक्कत वेरिएबल के नाम सोचने में आता है। सपोज करो लेट एक्स इक्वल्स टू 34, तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि मेरा x क्या है, मेरा x इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, ठीक है। ये कुछ डेटा टाइप्स हुआ करते हैं आपकी दूसरी प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर। यहाँ पर आपके गिन चुन के ज्यादा 4-5 डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे सारे सारे एक करके। तो आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, x क्या है, नंबर है, क्या है। तो अगर आप यहाँ पे आप बाद में कभी ये करते हो कि x इक्वल्स टू लेट्स से अनुज, अब बताओ क्या यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बताओ। एरर नहीं आएगा लोग कह रहे हैं, और एक्चुअली एरर आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बताया नहीं कि x कोई नंबर है या फिर x स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरे x के अंदर अब स्ट्रिंग आ जाएगा। वहीं पे अगर आप कभी किसी टाइप लैंग्वेज के अंदर ऐसा करने का ट्राई करोगे, C++, जावा के अंदर, तो वहां पे आप देखोगे एरर आ जाएगा, बोले कि क्या कर रहे हो, कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा वहां पे कि ये एक इंट टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप की चीजों को नहीं डाल सकते हो। बट यहाँ पर सब चलता है, यहाँ पर सब कूल है। तो दीज आर एक्चुअली डेटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डेटा टाइप्स होते हैं। जो अभी हमने देखा था पहले, विच इज x इक्वल्स टू 34। जब आप x इक्वल्स टू 34 करते हो तो यहाँ पर आप एक डेटा टाइप बना देते हो इम्प्लिसिटली, विच इज कॉल्ड नंबर डेटा टाइप। और जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो वो होता है आपका एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। What is a data type? Data type का मतलब क्या है? Data type in programming is a classification that specifies which type of variable has which type of a value a variable has and what type of mathematical relational or logical operation can be applied to it without causing an error. तो आप इसको एक्चुअली बता रहे हो, अगर आपने let x equals to 5 लिखा तो आपने बता दिया कि ठीक है, ये जो x नाम का कंटेनर है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ठीक है x नाम का एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर वैल्यू 5 है, कि आप बता दिया आपने कि ये जो x नाम का कंटेनर है ये एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होंगे वो नंबर के हिसाब से हो रहे होंगे। तो without causing any error, a string for example is a data type that is used to classify text and integer is a data type. तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन हमारे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है वो ये होते हैं। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, एक नंबर होता है, बूलियन होता है, इवन अनडिफाइंड इज अ डेटा टाइप फॉर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। तो जिन वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज नहीं करते दे आर कॉल्ड अनडिफाइंड। एंड देन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम बाद में देखेंगे। पूरा का पूरा जेसॉन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज कॉल्ड जेसॉन। तो जब आपने लिखा यहाँ पे, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अगेन कि लेट y इक्वल्स टू हाई, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा रहा है। खैर अभी फिलहाल इसे इग्नोर करो क्योंकि इस स्टेटमेंट ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, कुछ भी रिटर्न नहीं करा, इसलिए अनडिफाइंड यहाँ पे लिखा रहा है। तो अभी अगर आपको चेक करना है कि ये जो y है इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए वी हैव अनदर ऑपरेटर। ऑपरेटर की बात अभी हम कर रहे होंगे और इवन मैंने बताया भी हुआ है स्लाइड के अंदर, लेकिन दिस देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड टाइप ऑफ। तो जस्ट राइट टाइप ऑफ, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नाम बता दो, टाइप ऑफ y। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग लिखा रहा है, इसका मतलब कि जो y का टाइप है स्ट्रिंग टाइप का है। टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप, कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैं y को कर देता हूँ सपोज करो 23 और अब मैं एंटर करता हूँ और अब मैं दोबारा से इस पर लिखता हूँ टाइप ऑफ, तो अब मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट प्रेस दी अप एरो की, अप एरो की दबाऊंगा तो लास्ट स्टेटमेंट आ गई, उसके दोबारा एक और बताऊंगा तो उससे पहले वाली स्टेटमेंट आ गई। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा रहा है नंबर। तो ऊपर सेम वेरिएबल का टाइप था स्ट्रिंग, नीचे उसी वेरिएबल का टाइप चेंज हो गया है। तो इस तरीके से टाइप चेंज होता रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू ट्रू और अब मैं टाइप ऑफ y लिखता हूँ, तो अब टाइप मेरा चेंज हो गया, इट इज नाउ बुलियन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे टाइप चेंज होते रहेंगे। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू लेट्स से दिस की x, तो दिस इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ y इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या लिख दिया भैया, ये अभी हम देखेंगे बाद में, अभी इसके अंदर मत घुसो।
ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बात भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ ये देख रहे हो ऊपर था ये स्ट्रिंग, नीचे था ये नंबर, इसके बाद ये हो गया बुलियन, इसके बाद ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और एक ही डेटा टाइप, एक ही वेरिएबल आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप ले सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि उसने इससे पहले किस फॉर्म में था वो। अगर ये लेट है तो, अगर लेट का केस है तो ऐसा होगा, लेकिन कॉन्स्ट के केस में, अगर कॉन्स्ट के केस में आपको पता है कि अगर आपने किसी चीज को कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, सपोज कॉन्स्ट z इक्वल्स टू 12, तो क्या अब मैं इस z का डेटा टाइप चेंज कर सकता हूं? टेल मी। नहीं, वाई आई कैन डू दैट, बिकॉज जेड जो कॉन्स्ट है उसके आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्ट जेड इक्वल टू 12, इसका मतलब ये 12 ही रहेगा। इसके अंदर अब ये जो वैल्यू है दिस कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। ठीक है, एक बार इसके अंदर आपने जो वैल्यू डाल दी तो इसके अंदर यही वैल्यू डल गई है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्ट का मतलब कांस्टेंट। अब ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 12 ही रहेगी इसके अंदर, जब तक ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, ब्राउजर के अंदर से कोड ना उड़ जाए। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर वैल्यू 12 ही रहने वाली है, तो 12 का डेटा टाइप है नंबर, तो नंबर ही रहेगा पूरे टाइम इसका डेटा टाइप। तो दीज आर एक्चुअली डेटा टाइप्स जिनको अगर आपको चेक करना है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो यू यूज टाइप ऑफ टू डिक्लेयर, टू फाइंड कि कौन सा डेटा टाइप है। यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आपने यहाँ पर सपोज को लिख दिया एज, एंड यू कैन कंसोल आई कंसोल डॉट लॉग क्या होता है ये हम देखेंगे बाद में। दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ कंसोल। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है कंसोल डॉट लॉग, तो यू जस्ट राइट लॉग एंड देन इसके बाद नीचे वाले पे अगर आप एंटर करोगे तो कंसोल डॉट लॉग पूरा लिखा आ जाएगा। और आई कैन राइट टाइप ऑफ एज इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ एज, तो मेरी एज का टाइप पहले लिखा है उधर, इधर आएगा नंबर लिखा रहा है, राइट, क्योंकि एज 25 है और टाइप ऑफ एज इज नंबर। तो इस तरीके से आप लोग टाइप ऑफ यूज करते हो और आपके पास ये सारे सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ये एकदम बेसिक चीज थी, इसके अंदर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना हमें। जब आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो आपका वो अनडिफाइंड कहलाता है। इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं जस्ट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपल लेट ए बी, बस ऐसे ही, और यहाँ पर छोड़ दिया मैंने ए बी के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ए बी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि कोई भी वैल्यू डाली मैंने इसके अंदर, तो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया इसको। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप ऑफ ए बी, तो इट इज अनडिफाइंड, आपने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इट इज स्टिल अनडिफाइंड कि क्या इसके अंदर डेटा टाइप है, तो इसीलिए इसका अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो अनडिफाइंड इज आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, तो जिसका कुछ भी टाइप नहीं होता, इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड देन। और टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको समझ में आएगा जिसकी हेल्प से आप लोग टाइप बता सकते हो। तो ये वो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, आपकी ये वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू वहां डाली है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कमाल की चीज होती है व्हिच इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। तो यू कैन कन्वर्ट अ टाइप, आपने अगर किसी टाइप का वेरिएबल बनाया, आपको उस वेरिएबल के टाइप को चेंज करना है दूसरे टाइप के अंदर, यू कैन डू दैट। उसके लिए आप ये कुछ फंक्शंस का यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपको किसी को नंबर में चेंज करना है, यू यूज नंबर फंक्शन। अगर आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है, यू यूज स्ट्रिंग फंक्शन, और यू यूज बूलियन फंक्शन अगर आपको बूलियन में चेंज करना है किसी वैल्यू को। इसको क्विकली देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम बाद में भी देख रहे होंगे। लेकिन सपोज करो कि आपके पास आपने एक स्ट्रिंग बनाया, इवन यू कैन डू दैट कि अगर आपने सपोज करो यहाँ पे एक इसको लेट मी रिमूव दिस, अगर मैं इसको रिमूव करके दोबारा लाऊं, इवन आई डोंट नो अबाउट ब्लैंक, आई थिंक अब तो चले जाना चाहिए। ठीक है। वो वेरिएबल्स हट नहीं रहते, अब हट गया पूरे के पूरे, के ब्राउजर ही गया, सब कुछ कंटेक्स्ट ही चला गया फिर। um, ठीक है, x इक्वल टू 34, मैं क्या बताने वाला था आपको, हाँ मैं चेंज करके बताने वाला था कि अगर सपोज करो आपने ये किया x इक्वल्स टू, और आपने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग के अंदर आपने डाल दिया सपोज करो 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर अभी मैं टाइप चेक करूंगा टाइप ऑफ x, तो मुझे बताओ क्या आने वाला है, टाइप ऑफ x क्या होगा? कैर वैर कुछ नहीं होता इधर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है। तो टाइप ऑफ x इज अ स्ट्रिंग। और इससे पहले किसी का आया था कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो लॉग फंक्शन होता है, इज इट लॉगरिथमिक वाला लॉग, वो जो मैथ के अंदर लॉगरिथमिक होता है? नहीं, लॉग का मतलब एक और होता है कि लॉग जो जिससे आप लॉग कर रहे होते कोई चीज, राइट, अपनी डायरी के अंदर आपने लॉग किया कोई चीज, तो लॉग इज लाइक कि आपने कोई चीज लॉग करा दी,
लॉग एज इन वो चीज लिखी आ रही है कहीं पे, और कंसोल के अंदर लॉक करा, इसलिए कंसोल डॉट लॉक, कंसोल के पास और भी फंक्शन होते हैं, तो कंसोल के अंदर आपको लॉक करानी है कोई चीज तो यूज कंसोल डॉट लॉग। टाइप ऑफ एक्स इज स्ट्रिंग, क्योंकि आपने एक्स के अंदर इसको डबल कोट्स के अंदर डाला था, डबल कोट्स के अंदर आप कोई चीज लिखोगे दैट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन आप इसके स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, मैंने बताया था ना कि टाइप कन्वर्जन आप कर सकते हो, यू यूज टाइप कन्वर्जन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टाइप कन्वर्जन टाइप की चीज होती है, बाय यूजिंग व्हिच यू कैन कन्वर्ट योर टाइप टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको अगर नंबर में से चेंज करना है, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग राइट, यू कैन कन्वर्ट इट टू अ नंबर। तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू नंबर फंक्शन, ठीक है, तो आपके पास एक नंबर फंक्शन होता है। फंक्शंस वगैरह के बारे में हम बाद में पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन अभी आपको बस टाइप कन्वर्जन बता देता हूँ जल्दी से। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे x इक्वल्स टू नंबर, इसके अंदर मैंने x पास कर दिया वापस दोबारा से, और अब मैं एंटर करूंगा तो अब मेरे x के अंदर एक्चुअली नंबर आ गया है। और अब मैं अगर करूंगा टाइप ऑफ x, तो मुझे बताओ क्या लिखाने वाला है। नंबर आ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी किसने पूछा भैया इसको VS कोड में कोड नहीं कर सकते? हाँ कोड कर सकते हैं, बट मैं अगर VS कोड में करूंगा सेम चीज, मतलब बहुत ही बेसिक चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर नॉट डूइंग एनी एडवांस स्टफ अभी। तो वेरिएबल्स वगैरह में अगर यहाँ पे लिखूंगा फिर वहां दिखाऊंगा तो डिले आ सकता है, मतलब कंसोल लॉग मुझे बार बार लिखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि बिना कंसोल लॉग किए कुछ प्रिंट होगा नहीं। यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग लिखना नहीं पड़ रहा, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं तो आपको ऐसे समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा धीरे धीरे करके कोई कोई चीज, जैसे कि टाइप कन्वर्जन। अच्छा ये आपके वो होते हैं कमेंट्स होते हैं, मैंने कमेंट्स बताया भी नहीं। कमेंट्स जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, यू यूज डबल स्लैशेस, उसके बाद कुछ भी चीज आप लिखोगे, दीज आर कमेंट्स। तो अगर आपको आपने एक वेरिएबल बनाया वेर सब या वेर एज या फिर वेर एक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग को लगाना है 2 3 4, और उसके बाद आपने सपोज करो कॉन्स्ट y इक्वल्स टू नंबर x कर लिया। और अब अगर आप करोगे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ y, टाइप ऑफ y, तो हमें पता है y का टाइप जो है वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा हैप्पी केस था कि आपने उसी चीज को कन्वर्ट किया, दैट इज एक्चुअली अ नंबर। लेकिन सपोज करो आपके x के अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ABC हमारी एक स्ट्रिंग है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं नंबर के अंदर, तो आप यहां पर देखोगे दिस इज कॉल्ड नैन, ठीक है। नैन का मतलब क्या होता है, खाने वाली नान नहीं है ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉट अ नंबर, शॉर्ट फॉर नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि ABC जो था वो नंबर तो नहीं था। 5 6 7 8 इसको अगर पार्स करता है जावास्क्रिप्ट, तो उसको वो देखता है कि ठीक है 5 6 7 8 दिस इज अ नंबर पार्स करने के बाद, लेकिन ABC तो एक नंबर नहीं है, तो उसको वो बोलेगा कि ठीक है दिस इज नॉट अ नंबर। तो आप ऐसे किसी को भी नंबर के अंदर चेंज नहीं कर सकते बस नंबर फंक्शन लगाने के बाद। एक्स ये जो इसके अंदर अब जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड नॉट अ नंबर। अगर मैं एक्स को अभी प्रिंट भी करूंगा तो एक्स इज नॉट अ नंबर। तो इसके अलावा हमारे पास होता है स्ट्रिंग और बुलियन, इवन यू कैन const y equals to string, इसके अंदर आपने अगर x लिखा और अगर आप y को प्रिंट करोगे, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आपका नॉट अ नंबर प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो। तो क्योंकि x के अंदर कुछ था ही नहीं पहले, x के अंदर नॉट अ नंबर था NaN, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, तो नॉट ए नंबर अब मेरा स्ट्रिंग के अंदर आ गया। लेट मी रिमूव दिस, एक और काम करते हैं, y के अंदर डाल देते हैं, सपोज करो 1 2 3 4। अच्छा y मेरा कॉन्स्टेंट आया था मैंने शायद, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो अभी मेरा जो टाइप है a का, इट इज अ नंबर राइट, लेकिन इसको मैं स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू स्ट्रिंग a, और मेरा स्ट्रिंग देख लो आप अपने आप ही सिंगल कोट्स में आ गया, इसका मतलब ये स्ट्रिंग बन चुका है। और अगर मैं अब लिखूंगा टाइप ऑफ a, तो ये अब स्ट्रिंग प्रिंट होने वाला है। सिमिलरली एक बुलियन होता है, और
बूलियन की हेल्प से आप लोग किसी भी चीज को बूलियन में चेंज कर सकते हो, इधर ट्रू या फॉल्स। लेकिन बूलियन के अंदर एक खास बात यह है कि उसके अंदर क्या चीज ट्रू बनेगी और क्या चीज फॉल्स बनेगी। तो बूलियन के अंदर अगर आप बूलियन को इंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे, सपोज करो आपके पास एक बूलियन वेरिएबल है, लेट इज क्लिक, ठीक है। तो मैंने ये इस क्लिक नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैंने डाल दी वैल्यू ट्रू। तो इस क्लिक का जो अगर टाइप अगर आप चेक करोगे, यहाँ प्रिंट हो रहा है बूलियन। तो इस क्लिक का टाइप अभी यहाँ पे बूलियन प्रिंट हो रहा है। कूल। अगर मैं इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो const q equals to number is clicked। ये लाइन समझ में आ रही है क्या हो रहा है इस लाइन के अंदर? मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया जिसको मैंने जिसके अंदर मैंने वो वैल्यू डाली है जो कि इस क्लिक को नंबर में पास करने के बाद हो रहा है। अब मुझे बताओ भाई पीक्यू के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है? कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट भी कर दिया। अच्छा, सेमीकोलन के अंदर अगर आपको डाउट आ रहा है, कभी कभी मैं सेमीकोलन लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे पहले बता देना चाहिए था। सेमीकोलन लिखना कंपल्सरी नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इट इज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू डू सो। मैं कभी कभी यहाँ पे मिस कर दे रहा हूँ, लेकिन इट्स अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि आप लोग सेमीकोलंस लगाओ। जब भी कोई स्टेटमेंट खत्म हो रही है सेमीकोलन लगाओ। मैं कभी कभी मिस कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीक्यू के अंदर अगर हम वैल्यू देखें कि क्या प्रिंट आएगी, तो वैल्यू आ रही है पीक्यू के अंदर 1। हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ से कि जितने भी ट्रू वैल्यूज होते हैं बुलियन के अंदर, उनको अगर आप लोग एक इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, नंबर में कन्वर्ट करोगे, तो वो आपकी वैल्यू बनती है 1। और जितनी भी फॉल्स वैल्यू होती है उनको अगर आप लोग नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपकी बनती है 0। ठीक है। तो 1 होता है ट्रू, 0 होता है फॉल्स। इसके अलावा अगर आपके पास सपोज करो एक बड़ा सा नंबर है, तो जीरो के अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज करो वेर नंबर इक्वल्स टू, सपोज करो ये नंबर आपके पास, और इसको अगर आप लोगों ने एक बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, तो वेर बूल इक्वल्स टू, बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव दिस फंक्शन बूलियन फंक्शन, जिसके अंदर आप लोग ये नंबर पास कर दोगे, और अगर आप इस बूल को प्रिंट करोगे तो यू गेट ट्रू। ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप लोग बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो यू गेट ट्रू, लेकिन अगर आप जीरो को बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो यू गेट फॉल्स। तो इफ यू राइट दिस की bool इक्वल्स टू बूलियन ऑफ सपोज करो 0, यू गेट फॉल्स। ठीक है। अब बूल की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर आप लोग कन्वर्ट करते हो तो यू गेट फॉल्स। यहाँ पर इसलिए मैंने कुछ कुछ नोट भी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट ने अपनी खुद से बना रखे हैं रूल। तो इनको अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा कि जावास्क्रिप्ट कंसीडर जीरो एज फॉल्स एंड ऑल नॉन जीरो नंबर्स एज ट्रू, एंड इफ ट्रू इज कन्वर्टेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। ठीक है। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी। स्ट्रिंग टेक्स नल एंड अनडिफाइंड एंड कन्वर्ट्स देम टू स्ट्रिंग। हमने देखा भी था कि अगर आप इसके अंदर नैन डालोगे, नॉट अ नंबर, तो उसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इवन अगर आप इसके अंदर कोई अनडिफाइंड चीज डालोगे, इट विल कन्वर्ट दैट टू स्ट्रिंग। तो अनडिफाइंड स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी एक। उसके बाद इन जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड, नल, जीरो, नॉट अ नंबर और खाली खाली स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू अ फॉल्स, ऑल द अदर वैल्यूज गिव अ ट्रू। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक कोलेट कर दिया आपके लिए। ये अनडिफाइंड, नल, जीरो, नॉट अ नंबर और एम्प्टी स्ट्रिंग, इनको अगर आप लोग बूलियन में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे तो यू गेट फॉल्स, बाकी सबके लिए यू गेट ट्रू। एंड एक और बढ़िया सी टेबल है यहाँ पे, इसको हम यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, कि सपोज करो इनिशियल वैल्यू अगर ये थी, उसको अगर आप लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये मिलता है, नंबर में कन्वर्ट करते हो तो ये मिलता है, और बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो ये मिलता है। तो इसको हम जाके पढ़ सकते हैं जिससे कि हमें और आइडिया लग जाए। वैसे सब कुछ आपको बता ही देगा यहाँ पर, सेम वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस वाज अबाउट दिस टाइप कन्वर्शन, कि किस तरीके से आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो चीजों को। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं।
वानी पीरियड ने पूछा भैया डीएसए कब आएगा। तो इस कोर्स के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू लर्न डीएसए। इवन जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे होंगे दैट इज प्योरली स्पेसिफिक टू वेब डेवलपमेंट। डीएसए स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट हम पढ़ भी नहीं रहे होंगे इसके अंदर। जितना मुझे दिखेगा कि हम इसका यूज कर रहे होंगे अपने रिएक्ट के अंदर, नोड जेएस के अंदर, उतना जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। और उतने से अगर आप लोग डीएसए कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है। डीएसए स्पेसिफिकली हम इस कोर्स में नहीं कर रहे होंगे। इसने पूछा वेर और लेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वेर आपका पहले यूज हुआ करता था, लेट आपका नया बना है। इसके अलावा ये कि वेर जो होता है आपका एक ब्लॉक्ड स्कोप लेके चलता है। बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ ब्लॉक्ड स्कोप से, कि आपके ना बहुत सारे ब्लॉक्स बन सकते हैं। अभी हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको ब्लॉक समझ में आएगा। अभी ये मैं नहीं बता रहा, इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा कि ब्लॉक्ड स्कोप क्या होता है, वरना अभी आपके ऊपर से जाएगा फिर। वेब डेवलपमेंट के लिए डीएसए नेसेसरी नहीं है। मैंने तो ये डाउट बहुत पहले रिजॉल्व कर दिया कि वेब डेवलपमेंट के लिए डीएसए नेसेसरी नहीं है आपके लिए। स्लाइड क्या है सेटिंग्स में, पता नहीं। इन शॉर्ट लेट कांट बी रीडिक्लेयर्ड। कोई भी वेरिएबल आपने एक बार बना लिया तो दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा। देखो दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग एंड वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। लेट्स डू वन थिंग। अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिखता हूँ, मुझे बताना आप लोग, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट मी रिमूव दिस, लेट नम लेट नम्स, मैंने अगर बस इतना लिखा तो अभी मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज किया। दिस इज कॉल्ड डिक्लेयर। डिक्लेयर करने से आपने बता दिया कि ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल नाम है, डिक्लेयर कर दिया आपने। ठीक है, डिक्लेयर नहीं होता जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये होगा आपसे, तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैंने एक नम्स नाम का वेरिएबल बना लिया है। आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने इनिशियलाइज किया इसको, इसकी स्टार्टिंग आपने कर दिया। इनिशियलाइजेशन मतलब आपने स्टार्ट कर दिया इसको। तो इनिशियलाइज आप ऐसे करते हो, नम्स इक्वल्स टू 12 सपोज करो। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। एंड यू कैन डू वन थिंग, आप लोग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लेट इक्वल्स टू 23। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं कि हमने पी ए क्यू नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से आई डिड टू थिंग्स, मैंने डिक्लेरेशन भी किया और इनिशियलाइजेशन भी किया। ठीक है, एक चीज और, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चलो लेट नम्स इक्वल्स टू 5, ओके आई कैन डू दैट, आई डिडंट नो दैट। कॉन्स्ट के अंदर नहीं कर सकते होंगे, कॉन्स्ट के अंदर तो वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक यू कैन, दिस इज ऑल्सो डिक्लेयरिंग। वाओ, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, लेकिन बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो दिस इज न्यू। हाउ टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। भैया नेगेटिव नंबर को, नंबर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स। अच्छा मैंने कोई नेगेटिव नंबर का एग्जांपल नहीं दिया, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो नम्स प्लस टू माइनस ये सब। तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर राइट। नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, सारे टाइप के नंबर है आपके पास। इवन 0 पॉइंट टाइप के नंबर भी होते हैं आपके पास। आप ये लिख सकते हो नम्स इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो अ नंबर। दीज आर ऑल नंबर्स। ठीक है, एक लाइन में ज्यादा वेरिएबल्स को अगर आपको करना है तो यू डू दिस। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। आप एक ही लाइन में दो तीन वेरिएबल बना सकते हो। सपोज करो आपको दो वेरिएबल बनाने एक लाइन में, कि where फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके आपने दो वेरिएबल बना दिए। दिस विल वर्क। तो आपने दो वेरिएबल बनाए, एक फर्स्ट नेम नाम का है, एक लास्ट नेम नाम का है। इनको आप इनिशियलाइज जब कर दोगे तो इनका टाइप भी आपका डिफाइन हो जाएगा।
तो वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, वन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. You write where, you write let, whatever. Okay, you can write let. ठीक है, मूविंग ऑन टू. तो ये तो एकदम बेसिक चीजें थी कि ठीक है, डेटा टाइप हो गए, नंबर वगैरह, वेरिएबल वगैरह हो गए हमारे पास. अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम किस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं. बहुत ज्यादा खतरनाक ये भी नहीं है. तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर आपको करना है तो इसके लिए आपके पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी होते हैं जो शायद इससे पहले हो सकता है, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हो तो आपने ना देखे हो, विच आर कॉल्ड प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. और अगर आप लोगों ने पाइथन नहीं देखा होगा इससे पहले तो देयर इज अ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एज वेल. चलो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं. दोबारा बना रहा हूँ सो दैट वो सारे वेरिएबल्स हट जाएं. तो सपोज करो आपने एक वेरिएबल बनाया लेट const a इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे हमारा a बन गया. const b इक्वल्स टू लेट्स से 7. इसके बाद हम इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. और अगर सपोज करो आपने करना है a मल्टीप्लाई बाय b, दिस विल गिव अस 28. मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव दिस एस्टेरिस्क साइन. अगर आपको a से b को डिवाइड करना है तो यू राइट a डिवाइड बाय b, you get this 0.57 वगैरह. ठीक है. if you have to write a minus b, तो 4 minus 7 is minus 3. अगर आप चाहते हो कि ये माइनस वगैरह तो ठीक है हो गया, ये होने के बाद ये किसी कंटेनर में स्टोर हो जाए, किसी वेरिएबल में स्टोर भी हो जाए, तो यू राइट दिस const c इक्वल्स टू सपोज करो a माइनस b. तो अब क्या होगा, a माइनस b तो होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका c में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो अब अगर मैं c को प्रिंट करूंगा तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए -3. ठीक है. तो इससे हमने हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल बन चुके हैं ए बी और सी नाम के. तो इससे आप लोग ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो. लेकिन ये था आपके बेसिक ए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे पास कुछ और भी होता है, जैसे कि यू कैन राइट दिस ए प्लस प्लस असाइनमेंट टू कांस्टेंट. अच्छा, ये कांस्टेंट वेरिएबल था. कांस्ट के अंदर आप लोग प्लस नहीं कर सकते. प्लस प्लस का मतलब क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा. लेट मी राइट एंड लेट पहले लेट बी इक्वल्स टू सॉरी लेट डी इक्वल्स टू 23. और अब मैं करूंगा डी प्लस प्लस. इससे क्या होगा कि d इक्वल्स टू डी प्लस 1. ठीक है. तो प्लस प्लस का मतलब होता है d इक्वल्स टू डी प्लस 1. तो d के अंदर एक वैल्यू बढ़ जाएगी इससे. अब अगर आप अब d प्रिंट करोगे तो हमारा d 24 हो गया. 24 कैसे हुआ, क्योंकि आपने लिखा यहाँ पे d प्लस प्लस. तो प्लस प्लस माइनस माइनस ये आपका किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में होता ही है कि आप एक बार में प्लस प्लस कर देते हो किसी भी चीज को, तो 23 से 24 हो गया. अगर मैं दोबारा करता हूँ d प्लस प्लस और अब मैं d दोबारा प्रिंट करूंगा तो अब d हो जाएगा 25. पहले 24 था, अब 25 हो गया. इससे कि आप जितनी बार प्लस प्लस करते रहोगे उतनी ज्यादा वो बढ़ती जाएगी वैल्यू उसकी. सिमिलरली वी हैव अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड d माइनस माइनस. इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी. अगर आप अब d को प्रिंट कराओगे तो आपकी d पहले 25 थी, अब d की वैल्यू 24 हो गई है. इस तरीके से. तो ये था आपका प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. लेकिन इसके अलावा वी हैव अनदर थिंग. सपोज करो हम ये करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3. हमें पता है यहाँ पर 6 प्रिंट होगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, तो बताओ क्या प्रिंट होगा. कुछ लोग कह रहे हैं 8. देखते हैं. हाँ, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 में 8 प्रिंट हो रहा है. तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर b एक्सपोनेंट. तो 2 की पावर 3 इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हम 2 रेज़ टू द पावर 3. तो 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है 8, इसलिए यहाँ पे 8 प्रिंट हो रहा है. सिमिलरली यू कैन डू कि आपके a के अंदर है कुछ a के अंदर कितना था, a के अंदर 4 है और b के अंदर कितनी वैल्यू है, b के अंदर है 7. तो अगर हम a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 16384 which is equal to 4 raised to the power 7. इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है. तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं.
इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, और ये थोड़ा एक्साइटिंग रहने वाला है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, उनका जानना हमें जरूरी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी इफ एल्स कंडीशंस और स्विच केस कंडीशन ये सब आती हैं, लेकिन उनके अंदर मूव करने से पहले हम कुछ और ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो दीज वर एक्चुअली ऑपरेटर्स, प्लस माइनस ये सब, लेकिन इनके अलावा और भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बट दीज आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, देन एक ट्रिपल इक्वल टू वाला इक्वल टू भी होता है, सबको समझेंगे एक करके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वल्स टू वाले के साथ। तो सपोज करो, यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट कमेंट ऑल दिस। तो सबको कमेंट करने के लिए अगेन कमांड स्लैश नीचे आते हैं इधर। let a equals to 23 and then let b equals to 23। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें बनाई हैं, a और b, दो वेरिएबल है मेरे पास a और b। अब मेरे को कंसोल लॉग करना है a equals to b। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रू प्रिंट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, अब ये हमने लिखा है a equals to 23, b equals to 23, उसका कंसोल डॉट लॉग a equals to b। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोग जितने मर्जी स्पेसेस लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है। जितने भी आप एम्प्टी स्पेसेस लिखते हो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जितने मर्जी एम्प्टी स्पेसेस आप लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो a equals to b is equals to ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, ये इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू ऑपरेटर, और इसकी हेल्प से आप लोग बता दो कि कोई चीज किसी के बराबर है या नहीं। तो ए के अंदर वैल्यू थी 23 और बी के अंदर वैल्यू थी 23, तो क्या 23 इक्वल टू 23 है? हाँ, बराबर है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ console.log a not equals to b, दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू, ये होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पे लिखा रहा है फॉल्स। तो क्या ए बी के बराबर नहीं है? नहीं, ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो रहा है। ए बी के बराबर था, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा था। तो दैट्स हाउ यू डू दिस, कि हाँ ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी होते हैं, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ इनको। तो वी हैव दिस a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन b। मैं इन दोनों कमेंट करूंगा। तो क्या a ग्रेटर देन b है? नहीं। क्या a लेस देन b है? नहीं। तो देखो a और b दोनों 23 है। क्या 23 से बड़ा है? नहीं। क्या 23 से छोटा है? नहीं। अगर मैं a की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज करो a की वैल्यू मैंने कर दी 24, तो अब क्या a ग्रेटर देन b है? हाँ, a ग्रेटर देन b है, इसलिए ट्रू मिल रहा है। वहीं पर a लेस देन b में फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि 24 इज नॉट लेस देन 23। तो ये बहुत ही बेसिक आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जिनसे आप लोग कंपेयर कर रहे होते हो कि दो चीजें बराबर है या नहीं है, या कौन सी चीज बड़ी है या कौन सी चीज छोटी है। ये भी एक ऑपरेटर की तरह ही है। जैसे आपने प्लस ऑपरेटर देखा था, प्लस ऑपरेटर भी आपके दो ऑपरेंड पे काम कर रहा था, राइट? एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, ए और बी दो चीजें चाहिए होती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। और बीच में जो चीज आप लिखते हो वो होती है ऑपरेटर। तो जब आप लिखते हो ए प्लस बी, तो ए और बी आर ऑपरेंड्स while प्लस इज योर ऑपरेटर। सिमिलरली हियर व्हेन यू आर राइटिंग ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी आपके ऑपरेंड्स हैं, वहीं पे जो ग्रेटर देन साइन है दिस इज योर ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर बता रहा है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। तो हमें पता चल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है एक्चुअली, बिकॉज ए इज 24 एंड बी इज 23, इसलिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। ठीक है, और ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपके एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, दीज आर एक्चुअली बुलियन वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल टू। तो ए की वैल्यू 24 या उसके बी के बराबर है, तो यहाँ पे मिलेगा ट्रू।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि या तो ए बड़ा हो बी से, या फिर अगर ए बराबर भी है बी के तब भी ये ट्रू देगा। तो इससे पहले अगर मैं यहाँ पे सपोज करो इनको 23 कर देता हूँ, तो हमें पता है ऊपर से हमें मिलने वाला है फॉल्स, इन दोनों जगहों से हमें फॉल्स मिलने वाला है, और आप देख भी रहे हो कि हाँ इन दोनों जगहों से फॉल्स मिल रहा है। लेकिन नीचे वाली दोनों की दोनों कंडीशन मुझे ट्रू दे रही है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज बड़ी है या बराबर भी है, तब भी ये ट्रू देगा उस केस में, ठीक है। दिस वाज दैट। लेकिन ये तो चलो बेसिक हो गए, आपके हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं ये। लेकिन इसके अलावा वी हैव वन अनदर थिंग। जरा ये बताना मुझे कि मैंने ए के अंदर 23 लिखा, ठीक है, और बी के अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर 23 लिखा। ए के अंदर मेरा इंटीजर के अंदर 23 है, वहीं पे बी के अंदर मेरा स्ट्रिंग के अंदर 23 है। एंड इफ आई डू दिस नाउ, a equals to b and a is not equals to b, तब भी आप देखोगे कि a और b बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देख लो a equals to b जो है ट्रू ला के दे रहा है मुझे, a और b अभी भी बराबर है। तो यहां से मैं समझ में आ रहा है कि ठीक है, जो इक्वल टू वाला साइन है ये क्या करता है, ये आपकी लूज चेकिंग करता है। लूज चेकिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका बस चेक करता है कि ठीक है, जो अंदर वैल्यू है क्या वो बराबर है कि नहीं है। हमने देखा कि ठीक है 23 ये भी है, 23 ये भी है। ये एक्चुअली कर क्या होता है बिहाइंड द सीन, कि ये इनको एक किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज करता है दोनों को। तो 23 को भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज किया, और 23 इन स्ट्रिंग को भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज किया, और उसके बाद उनकी वैल्यूज को कंपेयर करता है कि ठीक है ये भी 23 है, ये भी 23 है, फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर एक स्ट्रिंग है। तो ये होता है हमारा इक्वल टू वाला। लेकिन अगर आपको ऐसे पता चल रहा है कि नहीं यार ये तो एक इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, ये बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर आपको वो वाली चेकिंग करनी है तो उसके लिए हम कहते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग, और उसके लिए यू यूज दिस ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी। तो ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी क्या करता है, ये सबसे पहले चेक करता है कि टाइप बराबर है या नहीं है इनका, ठीक है। अगर इन दोनों का टाइप भी बराबर नहीं है तो वहीं के वहीं फॉल्स रिटर्न कर देगा ये। अगर टाइप बराबर है तब इसके बाद ये इनके अंदर की वैल्यू को चेक करता है। तो पहले देख रहे हैं कि अच्छा ये तो ए 23 है और बी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर 23 है, तो इसका मतलब यहाँ पर टाइप ही बराबर नहीं है, तो इसने पहले ही लिख दिया फॉल्स, ठीक है। तो यस ट्रिपल इक्वल्स टू इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये पहले टाइप चेक करता है कि ए का टाइप क्या है और बी का टाइप क्या है। इसने देखा ए का टाइप है इंटीजर, वहीं पे बी का टाइप है स्ट्रिंग, तो इसने देख लिया कि ठीक है ये तो टाइप ही बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूंगा। वहीं पे जो ए इक्वल्स टू बी है ये टाइप वगैरह नहीं देखता, ये एक्चुअली टाइप कन्वर्जन कर रहा होता है, और दोनों के ही टाइप को कन्वर्ट कर रहा होता है, ए के भी बी को भी। तो इसके लिए दोनों ही बराबर हो जाते हैं। उसके बाद बस ये अंदर की वैल्यू को चेक कर रहा होता है। तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से कौन सा यूज कर रहे हो। तो अलग अलग यूज केस के अंदर आपके अलग अलग यूज हो रहे होते हैं, इनको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे एक्सटेंसिवली जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे अपना। बट या दीज वर आर वेरिएबल्स सॉरी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये आपके वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है strict equal to true if the operands are equal and of the same type। तो ऑपरेंड जो कि लेफ्ट और राइट में चीजें लिखी आती है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड। तो अगर आपके ऑपरेंड बराबर हैं और साथ में सेम टाइप के हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। एक सेकेंड, इफ एल्स, अच्छा टर्नरी ऑपरेटर को बाद में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं इफ एल्स और एल्स इफ की, फिर टर्नरी ऑपरेटर पे वापस आएंगे। तो कई बार क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक सेकंड में काम करता हूँ, यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। और आपको पता है कि आप एक एक के साथ जितनी मर्जी स्क्रिप्ट डाल सकते हो एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, ये राइट साइड में क्यों नहीं चल रहा। लेट्स से conditions.js, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपनी HTML के साथ। तो उसके लिए मुझे आना होगा अपनी HTML के अंदर, और यहाँ पे मैं सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ conditions.js। काम करते ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, आप चाहो तो दोनों रख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को रखेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ वो भी प्रिंट होगा और वो वाला भी प्रिंट होगा, तो मैं ये नहीं चाहता। तो फिलहाल बस condition.js को मैंने रखा हुआ है, उसको हटा दिया है, तो हमारा दोबारा से JS स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे थे हमारे
इफ और एल्स इफ कंडीशन को। तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर में अराइज सिचुएशन where you have to run a block of code among more than one alternatives. For example, assigning a grade A, B or C based on marks obtained by a student. तो कई बार क्या होता है कि आप जो कोड कर रहे हो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो टॉप टू बॉटम नहीं होता। कई बार आप चाहते हो कि एक सर्टेन कंडीशन हिट हो तो लेफ्ट साइड चले जाए और एक सर्टेन कंडीशन हिट हो तो राइट साइड चले जाए। ठीक है, जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आपको लग रही है प्यास, लेकिन आपको प्यास बुझाने जाना है या फिर अपनी मंजिल तक जाना है। ठीक है, दो रास्ते हैं। तो अगर आप ज्यादा प्यासे हो तो आप शायद प्यास बुझाने वाले रास्ते में पहले जाओगे, मंजिल तक बाद में जाओगे। ठीक है, या फिर अगर आपको प्यास नहीं लग रही तो आप सीधा उस साइड चले जाओगे। तो इस तरीके की कंडीशन आते हैं कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर भी। तो वहां पर आप लोग ऐसे इफ और एल्स कंडीशन का यूज कर रहे होते हो कि आपको अगर एक कंडीशन हिट हुई तो आप एक डायरेक्शन में चले जाओगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होगे। ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो दूसरे रास्ते पर चले जाओगे एंड सो ऑन। तो अगर इसको अगर आपको करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो इफ और एल्स का। इफ एंड एल्स दीज आर ऑल्सो कीवर्ड्स। तो इनके इनका यूज करके आप लोग वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। तो किस तरीके से काम करते हैं, सपोज करो इस तरीके से कि कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 19। ठीक है, और आप लिखते हो इफ एज इज ग्रेटर देन 19, उसके बाद आपने करली ब्रेस के अंदर ये लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 19। सपोज करो कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं बार बार बस कंसोल डॉट लॉग किए जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम ज्यादा कुछ प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे हैं, अभी हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही समझ रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंसोल डॉट लॉग को हटा रहे हो अपने कोड में से। ठीक है, आप एक्चुअल कुछ काम कर रहे होगे। अभी हमें समझना ही है कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग बेस्ट है। यू कैन ड्राइव सपोज। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट ड्राइव। तो हमने सपोज को एक रूल बनाया, इसके अंदर हमारे पास कुछ लोग आते हैं। ठीक है, और हमने एक रूल बना रखा है कि 19 से बड़े हो आप तभी आप ड्राइव कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बंदा आया जिसकी एज है 19, तो क्या ये ड्राइव कर सकता है, आप बताओ। कांट, राइट। क्यों ड्राइव नहीं कर सकता? क्योंकि हमने रूल बनाया हुआ है कि भाई 19 से बड़े लोग ही ड्राइव कर सकते हैं, और आपकी तो एज ही 19 है, आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर जो कंडीशन है, तो यहाँ पे इफ एल्स को समझते हैं किस तरीके से काम करता है। पहले आप लिखते हो इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग एक कंडीशन लिखते हो। ठीक है, तो इफ लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हो। इस कंडीशन से इधर ट्रू या फॉल्स वैल्यू आनी चाहिए। तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो अभी हमने देखे थे 6 7 8 कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे हमने, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सब। तो कोई ना कोई ऐसी चीज डाल रहे होता है जो या तो ट्रू या फॉल्स दे रही होती है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एज इज ग्रेटर देन 19। तो अगर एज ग्रेटर देन 19 है तभी आप ड्राइव करोगे, लेकिन एज की वैल्यू क्या है, 19। तो क्या 19 ग्रेटर देन 19 होता है? नहीं, यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। तो क्योंकि यहाँ फॉल्स मिलेगा, इसीलिए जो इफ के अंदर वाला ब्लॉक है विच इज दिस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स में हमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट ड्राइव। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। वाई? बिकॉज एज इज 19। अगर सपोज करो मेरी एज हो जाती है 29, तो नाउ आई कैन ड्राइव, राइट। तो अब यहाँ पर एज है 29, तो 29 इज ग्रेटर देन 19, तो दिस विल गिव ट्रू। यहाँ से हमें ट्रू मिलने वाला है अब। तो क्योंकि यहाँ से ट्रू मिलेगा, इसीलिए हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी और एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई, यू कैन ड्राइव। यू कैन नॉट ड्राइव ये प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई। तो जो मैंने बताया था, आपके पास दो रास्ते होंगे, आप जा रहे हो एक रास्ते, एंड देन आपके पास दो रास्ते हैं, दो बात है, और आपको चूज करना है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो वो जो चूज करने वाला पार्ट है, दैट इज दिस इफ एल्स वाला ब्लॉक। ये इफ वाली कंडीशन जो है, ये आपका पूरा का पूरा वो चूज कर देती है आपके लिए। फिर आप या तो इस रास्ते जाते हो या फिर इस रास्ते, दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करते हो, दोनों पे नहीं जा सकते। तो इस टाइप की चीजें बहुत होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, कि अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो मुझे ये बटन हाईलाइट करना है, या फिर अगर किसी ने बाहर क्लिक कर दिया तो मुझे चेक बॉक्स अनचेक कर देना है, इस तरीके की चीजें। तो वहां पे आप इफ एल्स वगैरह बहुत लगा रहे होते हो। ठीक है, तो ये हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे अपने कोड करते टाइम, लेकिन हाँ, इस तरीके से हमारा इफ और एल्स काम करता है। क्या किसी को इफ और एल्स के अंदर कोई भी डाउट है? कैसे भी टाइप का?
इफ और एल्स के अंदर। नहीं, जावास्क्रिप्ट जावा की तरह सेम है। आर वी लर्निंग वनीला जावास्क्रिप्ट? यस, दिस इज वनीला जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम ES6 की भी चीजें पढ़ रहे होंगे। एक्चुअली लेट जो है वो ES6 ही है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि एरो फंक्शंस, ये आपका ES6 के अंदर आया है। टाइप स्क्रिप्ट भी होती है एक चीज, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट हम नहीं देख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। मैं आपको बता दूंगा कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं उसके, और कहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ वो हम नहीं कर रहे होंगे। क्या एल्स इफ भी आएगा अगर थर्ड कंडीशन आए? यस, एल्स इफ भी आएगा। एल्स इफ के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं? इससे रिलेटेड डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वहाँ उल्टे सीधे डाउट बहुत है, लेकिन ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ एल्स इफ। तो इफ और एल्स तो देखा हमने, एल्स इफ भी होता है। तो यू कैन राइट मल्टीपल एल्स इफ इन बिटवीन द इफ एंड द एल्स ब्लॉक। जब आप ऐसे इफ एल्स ब्लॉक बना रहे होते हो तो यू राइट ओनली वन इफ एंड वन एल्स। ठीक है, आपने एक बार इफ लिखा, एक बार एल्स लिखा कि या तो ये या फिर ये। लेकिन सपोज करो, क्या पता आपके पास जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, आपके सामने 4 रास्ते हैं या 5 रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, और सबके अंदर जाने की एक एक कंडीशन है कि या ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें जाओगे, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें जाओगे, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें जाओगे, और किसी एक ही रास्ते पे जा सकते हो। तो उस टाइप की चीज को अगर आपको अपने कोड में डालना है तो यू यूज एल्स इफ। तो इसका अगर कोई एग्जांपल देखना है तो एक काम करते हैं, आई विल कमेंट दिस। सपोज करो const डे इक्वल्स टू, सपोज करो 2। क्या इफ डे इक्वल्स टू 1 तो कंसोल डॉट लॉग संडे। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ डे इक्वल्स टू 2 कंसोल डॉट लॉग संडे। तो यहां पर मैंने ये किया, मैंने पहले इफ लिखा कि अगर डे 1 है तब तो संडे प्रिंट कर दो, अगर डे 2 है तो। ठीक है, तो अब मैंने एल्स नहीं लिखा, मैंने लिखा एल्स इफ। तो एक और कंडीशन चेक होगी कि अगर 2 है तब मंडे लिखो। तो इस तरीके से मैं जितनी मर्जी एल्स इफ कंडीशन लिख सकता हूँ। तो मैं इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बहुत बार, एक बार, 2 बार, जितनी मर्जी मेरा जितना टाइम मन करे उतना टाइम हम यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो एक ही इफ होगा, उसके बाद बीच में जितने मर्जी एल्स इफ हो सकते हैं, और लास्ट में एक एल्स भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे एल्स लिख सकता हूँ कि console.log children। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डे 1 है तो ये करना है, डे 2 है तो ये करना है, अगर डे 3 है तो ट्यूसडे है, सपोज डे 4 है तो वेंसडे है, डे 5 है तो ये है। और अगर 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम एल्स के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर देंगे। एक काम मैं और करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log कैलकुलेटिंग। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन होगी सारी सारी, और उसके बाद यहाँ पे जो कंसोल लॉग लिखूंगा console.log। तो आप देखोगे कि हम स्टार्ट करेंगे अपने डे के साथ। हमने अपना डे इनिशियलाइज किया, डे की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे प्रिंट होने वाला है कैलकुलेटिंग, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी हमने इफ एल्स लगाया नहीं है। तो ऊपर से नीचे हमारी एग्जीक्यूशन होती है स्टेटमेंट्स की। तो पहली स्टेटमेंट हुई एग्जीक्यूट, फिर दूसरी, उसके बाद चेक किया जाएगा कि डे कौन सा है। डे हमारा 2 है, तो क्या डे 1 है? नहीं, ये नहीं है। तो हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होगी कि क्या डे 2 है क्या। हम देखेंगे हाँ डे तो 2 है, और डे की वैल्यू 2 भी है, तो ये वाली कंडीशन हमें ट्रू दे देगी। तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू देगी तो आप ये चीज प्रिंट करोगे। उसके बाद आप इन सभी को स्किप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी चीजें लिखी हुई हैं यू विल स्किप ऑल दीज, और उसके बाद आप ये लास्ट वाली चीज प्रिंट करोगे। ठीक है,
तो आपने ये प्रिंट किया, उसके बाद आपने टू वाला एग्जीक्यूट किया, उसके बाद यू विल स्किप ऑल दिस एंड यू विल डू दिस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। कैलकुलेटिंग, उसके बाद मंडे प्रिंट हुआ एंड देन डन प्रिंट हुआ। ठीक है, कैलकुलेटिंग मंडे एंड डन। तो ये होता है हमारा एल्सिफ, जिसकी हेल्प से आप लोगों के सामने अगर सपोज करो मल्टीपल रास्ते हैं, उनमें से किसी एक पर जाना तो यू कैन डू दिस। लेकिन मल्टीपल रास्तों में से अगर आपको एक रास्ता चूज करना है तो उसके लिए इफ एल्सिफ के बजाय एक और होता है हमारे पास, विच इज स्विच स्टेटमेंट। तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले स्विच स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू इफ और एल्स इफ। तो जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। वही वाला डिसीजन जो हमारा पहला डिसीजन था ना, कि हमारे पास अगर 10 रास्ते हैं तो 10 में से कौन सा रास्ता चूज करना है। सेम वही टाइप के अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास है और आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करने, इफ एल्स से नहीं सॉल्व करनी, तो ये अनदर वे टू डू दिस विच इज बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। डिफरेंस क्या होता है दोनों में मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो switch statement evaluates an expression and executes the corresponding body that matches the expression's result। तो switch के अंदर आपका कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है। switch को जरा यूज करके देखते हैं। तो सेम जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला, मैं इसी सेम कोड को स्विच केस की हेल्प से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊंगा और कैलकुलेटिंग और स्विच, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच वाली कंडीशन लिखेंगे। तो यू राइट स्विच, उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर बताते हो कि क्या एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर मैं डालूंगा सिंपल डे, कि मेरे जो डे की वैल्यू है उसी को आप चेक कर लो कि डे की वैल्यू क्या है। या फिर आप यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन डाल सकते थे, सपोज करो डे मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक एक्सप्रेशन होगी राइट, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डे की वैल्यू 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4। अब ये जो 4 वाला रिजल्ट है जिसके साथ भी मैच करेगा उसके साथ वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन आई विल राइट जस्ट डे इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर केसेस बना सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, कि अगर केस है 1 तो ये वाला काम करो। क्या काम करो कि कंसोल डॉट लॉग संडे एंड देन ब्रेक लिखना जरूरी है यहाँ पर। केस 2 कंसोल डॉट लॉग मंडे, इस तरीके से। कमांड शिफ्ट बी करूंगा मैं, इससे मेरा एक ब्यूटीफाइड हो जाएगा एंड देन ब्रेक। कॉपी पेस्ट कर लेंगे। केस 3 केस 4 ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर हमारा केस 5 भी है, which is Thursday, एंड देन उसके बाद हमने लिखा था लास्ट में एक एल्स राइट। तो हमने पहले लिखा था एक इफ, तो दिस इज सिमिलर टू कि हमने यहाँ पे इफ लिखा, उसके बाद हमने बहुत सारे एल्सिफ लिख दिए। उसके बाद आपको लास्ट में एक एल्स लिखना है, तो उसके लिए यू कैन राइट दिस, कि यहाँ पर कोई भी केस नहीं होगा, तो डिफॉल्ट ये वाला केस हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या होगा, नीचे हमारा स्विच वाला काम करेगा और ऊपर हमारा ये वाला काम करेगा। इसके अंदर से मुझे ये स्टेटमेंट हटा देनी चाहिए, क्योंकि हम 2 बार कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो कैलकुलेटिंग मंडे डन, फिर कैलकुलेटिंग फॉर स्विच मंडे डन। तो दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डे की वैल्यू को चेंज कर दूं, सपोज करो डे मैंने लिख दिया 4, तो आप देखोगे कैलकुलेटिंग वेडनेसडे डन, फिर कैलकुलेटिंग फॉर स्विच वेडनेसडे डन। तो ये आपका इफ था और नीचे वाला आपका स्विच था। स्विच के अंदर बस एक डिफरेंस होता है, तो स्विच को हमें यूज क्यों करना चाहिए। ब्यूटीफाई का शॉर्टकट मेरे केस में कमांड शिफ्ट बी है, लेकिन जरूरी नहीं आपके केस में भी ये हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है कि फॉर्मेट, मतलब या फिर ये नहीं, सिंपल राइट क्लिक करो और आपको दिख जाएगा यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो भी आपके एक शॉर्टकट लिखा रहा है ना, वो आपका शॉर्टकट होगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ इस तरीके से, कमांड शिफ्ट बी अपने केस में। ठीक है, स्विच केस और इफ एल्स के अंदर मैं डिफरेंस आपको बता रहा था कि इफ एल्स में क्या होता है, आप
इफ के अंदर आए और आपने एक एक्सप्रेशन को चेक किया, उसके बाद आप एल्स इफ में गए, आपने एक एक्सप्रेशन को चेक किया, अगर ये वाली कंडीशन ने फॉल्स दिया तो आप इसमें आए, इसमें चेक किया क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इसने भी अगर फॉल्स दिया तो आप इसमें आए, ठीक है। तो आप ऊपर से स्टार्ट करते हो चेक करना, हर एक लाइन में जाते हो, मतलब हर एक इफ कंडीशन में, हर एक एल्स इफ कंडीशन में, जब तक कि आपको कोई ट्रू वैल्यू ना मिल जाए, और जैसे कोई ट्रू वैल्यू मिल जाती है आप उसके अंदर घुस जाते हो। दिस इज योर इफ एल्स इफ। स्विच के अंदर लेकिन क्या होता है, स्विच में आप आते हो यहाँ पर एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट किया जाता है कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आ रहा है, और जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उस एक्सप्रेशन से मैच करता हुआ केस आप ढूंढते हो कि कौन सा वाला केस है वो, तो वो अपने आप ब्राउजर, वो जो आपका कंपाइलर है वो केस अपने आप ढूंढ लेगा वो वाला, और सीधा वो उस केस पर जंप कर जाएगा। सपोज करो केस 4 मिला, तो केस 4 पर सीधा जंप कर जाएगा और ये वाली कंडीशन फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा। मुझे बताओ कि स्विच केस ज्यादा फास्ट हुआ या फिर इफ एल्स ज्यादा फास्ट हुआ, अगर इस टाइप का काम करना है तो। ठीक है, स्विच केस ज्यादा फास्ट फास्ट हुआ। क्यों स्विच केस फास्ट हुआ? क्योंकि इफ एल्स के अंदर आप हर एक जगह जा रहे हो, यहाँ भी गए, फिर यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, तो अगर आपके पास 50 कंडीशन है तो आप 50 बार चेक कर रहे हो अगर आपको लास्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। वहीं पर स्विच के अंदर आपने एक बार इवेल्युएट की, उसके बाद आप सीधा उसी वाली जगह पर चले जाओगे एक बार में ही, ठीक है, पहली जंप में ही, तो आप पहली बारी में वहीं पहुंच जाओगे स्विच के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज और, अगर आप इस ब्रेक को नहीं लिखोगे तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, और ब्रेक के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जब हम फॉर लूप्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, लेकिन ब्रेक को हम यहाँ पे समझ लेते हैं करता क्या है। तो ब्रेक बेसिकली हमें किसी भी कोड ब्लॉक से बाहर निकालने काम में आता है। यहाँ पर अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे, सपोज करो मैं सब लाइनों में से ब्रेक को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर लेने से वो स्टेटमेंट जो होती है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाती है, और फिर आपका जो कंपाइलर होता है उस लाइन को इग्नोर कर देता है एग्जीक्यूशन से। सपोज करो मैंने ब्रेक नहीं लिखा और मैंने डे की वैल्यू लिख दी 4, या फिर 2 कर देते हैं डे की वैल्यू को, ठीक है। तो आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, कैलकुलेटिंग मंडे डन, तो ये तो इफ एल्स वाला था। इसके बाद नीचे वाला देखो, कैलकुलेटिंग फॉर स्विच, मंडे प्रिंट हुआ, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, चिल्डे, सारे के सारे डे प्रिंट कर दिए इसने, ठीक है। ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वो गया किसी भी केस के अंदर, उसने वो वाला केस एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद फिर वो जितने भी केस बनते हैं नीचे, वो सारे के सारे केस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको जैसे ही कोई भी केस की वैल्यू ट्रू मिल जाती है, दिस इज हाउ स्विच केस वर्क्स, मेरे से मत पूछो। स्विच केस ऐसे ही काम करता है कि जिस जैसे उसको कोई भी केस मिल गया ट्रू, उसके बाद उसके नीचे जितने भी केसेस होते हैं उन सबको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, अनलेस यू राइट ब्रेक। आपने ब्रेक लिख दिया तो ब्रेक का मतलब क्या है कि आप इस स्विच से बाहर निकलना चाहते हो, स्विच वाला जो ब्लॉक है, आप इस स्विच वाले ब्लॉक से ब्रेक करना चाहते हो। तो इसीलिए यूजुअली आप लोग ब्रेक लगा के ही काम कर रहे होते हो यहाँ पे, कि जैसे मुझे कोई कंडीशन ट्रू मिल गई और मैंने अपना काम कर लिया उसके हिसाब से, तो जस्ट ब्रेक आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक कर जाते हो, वरना आप सारी सारी कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहे होगे। तो ये आपका इस तरीके से स्विच और केस काम करता है, और ऊपर आपने देखा इफ एल्स किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अभी कोई बातें चल रही थी यहाँ पे, मैं देख रहा था इनपुट और आउटपुट की, तो हाँ हम वो देख रहे होंगे। आई थिंक मैंने इनपुट और आउटपुट इसके अंदर नहीं लिया है, लेकिन इनपुट आउटपुट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ होता नहीं है। दो फंक्शन होते हैं, और क्योंकि आप इनपुट आउटपुट ऐसे कर भी नहीं रहे होते कभी, आपको पता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट अपने वेबसाइट के अंदर इनपुट लेनी है तो यू यूज फॉर्म्स, राइट। और अगर कुछ आउटपुट करना है तो पूरा पूरा HTML ही आपका आउटपुट करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम्स को बनाते टाइम कभी इनपुट और आउटपुट करना है तो उसके लिए वी हैव थिंग्स जिनको हम कहते हैं अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने इनपुट आउटपुट, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, न्यू फाइल इनपुट आउटपुट डॉट जेएस, और इसको भी हम अपने HTML में डाल देंगे। इनपुट आउटपुट डॉट जेएस। अगर मैं यहाँ से कंडीशन नहीं हटाऊंगा तो इनपुट आउटपुट पहले कंडीशन वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद मेरी इनपुट आउटपुट वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर आपको कोई भी नंबर इनपुट कराना है या फिर कुछ भी चीजें इनपुट करानी है तो उसके लिए यू हैव प्रॉम्प्ट। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपने आप ही एक प्रॉम्प्ट खुल गया, जो कि बहुत जल्दी खुल गया, मुझे इतना जल्दी नहीं खुलवाना था इसको। लेट मी, ऑटो सेव को मैंने बंद कर दिया फिलहाल के लिए। प्रॉम्प्ट, हाय व्हाट्स योर नेम,
व्हाट्स योर नेम, और यहाँ पर ये जो है हाइफन ऐसे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अगर आपको इसे सिंगल कोट को भी प्रिंट कराना है तो सिंगल कोट को प्रिंट कराने से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, बैकस्लैश, उसके बाद आप ये प्रिंट कर सकते हो। क्या दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आपको करना हाई व्हाट्स योर नेम इनपुट, इसको मैं करता हूँ सेव, तो आप यहाँ पर देखोगे एक इनपुट बॉक्स खुल गया। तो ये इस तरीके से इनपुट होता है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉम्प्ट। अगर आप प्रॉम्प्ट वाले तरीके से जा रहे हो, अगर फॉर्म वाले तरीके से जा रहे हो तो वो हम बाद में देख रहे होंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से हमारा इनपुट प्रॉम्प्ट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सपोज करो अनुज लिखा, मैंने ओके किया, तो आप देखो ये अनुज वगैरह कहीं भी लिखा नहीं आया, क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको कहीं पे स्टोर नहीं कराया। सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर डालता हूँ, जैसे कि नेम इक्वल्स टू दिस। उसके बाद ये जो नेम मिला मुझे, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नेम के अंदर सपोज करो मैं कंकेटिनेशन करता हूँ कि नेम प्लस इक्वल्स टू या फिर नेम हेलो, ठीक है। उसके बाद में सपोज करो इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ फिलहाल के लिए। ये नेम के ऊपर कोई और का वेरिएबल मिल गया वो ऐसे, हाँ ठीक है, नेम इज डेप्रिकेटेड लिखा आ रहा है। दिस इज अनदर डिक्लेरेशन जो इस फाइल में कहीं पे हो रखा होगा, इसको आप ध्यान मत देना। तो अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट आया, इस बार व्हाट्स योर नेम पूछा इसने, और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, सपोज करो अनुज, ओके किया मैंने। हम असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अच्छा कांस्टेंट था ये, लेट मी राइट लेट हियर, मैं दोबारा लिखूंगा अनुज। तो यहाँ पर देखो अनुज हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप लोग कैसे इनपुट कर सकते हो चीजों को, और इनपुट जो आप कर रहे होते हो वो एक्चुअली आपके स्ट्रिंग इनपुट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर इनपुट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको नंबर इनपुट कराने थे, सपोज करो आपको कैलकुलेटर बनाना था, और कैलकुलेटर के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं आपको, है ना। तो const a equals to prompt enter a, sub const b equals to prompt enter b। उसके बाद सपोज करो आप प्रिंट करना चाहते थे कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रॉम्प्ट करते टाइम 5 डालूंगा और b की वैल्यू 6 डालूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे। सपोज करो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ और यहाँ पे 6 डालता हूँ, सही मैंने डाला नहीं, लेकिन जब प्रॉम्प्ट ओपन होंगे तो मैंने ए में अगर 5 डाला और बी में 6 डाला, और फिर मैं प्रिंट कराऊंगा ए प्लस बी, तो क्या प्रिंट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 56, कुछ लोग कह रहे हैं 11, ठीक है। ये 56 प्रिंट होने वाला है। 56 कैसे प्रिंट होगा भैया, देखते हैं। मैंने एंटर ए किया 5, ओके किया, एंटर बी किया 6, ओके किया, आप देखो 56 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो होता है ये हमें आउटपुट देता है एज अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहा होता है, इसको उसके अंदर आप नंबर भी डालोगे तो ये प्रॉम्प्ट जो है हमें आउटपुट देगा स्ट्रिंग। तो अगर आप ए का टाइप चेक करोगे तो टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। अगर आपको इसको नंबर पे चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है टाइप कन्वर्जन, यू कैन डू दिस। जो भी वैल्यू मिले प्रॉम्प्ट से उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, ए की वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली बी की वैल्यू नंबर में कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, जो भी वैल्यू मिले बी की। अब अगर मैं कराऊंगा ए और बी और ए प्लस बी करूंगा, तो अब मेरा 11 प्रिंट होना चाहिए, राइट। लेट्स सी, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, अब आप देख लो 11 प्रिंट हो रहा है। वाई, बिकॉज अब मैंने जो भी मेरे को वैल्यू मिली थी ए की, उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया पहले। और सपोज करो मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, अगर मैं नॉट अ नंबर डालता हूँ, कुछ ऐसी चीज डालता हूँ जो कि नंबर नहीं हो सकती, जैसे कि मैं यहाँ पे अनुज लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूजर तो कुछ भी इनपुट डाल सकता है, राइट। तो अब ये अनुज को नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया जाएगा ए के अंदर, जो कि हो नहीं सकता। तो ए इज नॉट अ नंबर। बी की वैल्यू सपोज करो मैंने 5 डाल दी, विच इज अ नंबर। प्रिंट करते हैं, नॉट अ नंबर प्रिंट हो रहा है। तो नॉट अ नंबर के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो नॉट अ नंबर ही होगा। तो इस तरीके से आप इनपुट ले रहे होते हो। व्हाट अबाउट आउटपुट, अगर आपको कंसोल लॉग में आउटपुट नहीं करना, सपोज करो कंसोल लॉग में नहीं देखना चाहते आप, ठीक है, आपका मन है कंसोल लॉग देखने का, आप बोल रहे हो भैया यहीं पे आउटपुट कराओ,
तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड अलर्ट, तो यू कैन यूज अलर्ट ए प्लस बी। इस तरीके से ए की वैल्यू इनपुट करो, बी की वैल्यू इनपुट करो, उसके बाद अलर्ट कर दो। अलर्ट करने से आप एक पॉपअप देखोगे, पॉपअप ओपन हो जाएगा। सेव किया मैंने, तो आप देखोगे ए की वैल्यू 5 मैंने डाली, बी की वैल्यू मैंने 6 डाली, एक अलर्ट ओपन हो गया जिसके अंदर 11 लिखा आ रहा है। ठीक है, दिस इज अलर्ट, एक पॉपअप खुल जाता है। तो या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, योर वैल्यू इज ए प्लस बी, सेव, एंटर ए सपोज करो 12, एंटर बी सपोज 6, योर वैल्यू इज 18, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो दो फंक्शन होते हैं, प्रॉम्प्ट फॉर इनपुट एंड अलर्ट फॉर आउटपुट। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे हम इन दोनों को ही। अगर आपको कोई अलर्ट करना है तो आप एक मॉडल ओपन करोगे अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर ग्रेसफुली हैंडल करना है किसी अलर्ट को, तो आप एक मॉडल ओपन करोगे, आप दिखाओगे कोई पॉपअप वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको इनपुट लेना है तो आप अगेन कोई मॉडल ओपन करोगे, और या फिर कोई फॉर्म बना रखा होगा आपने वहां पे, फॉर्म के अंदर आप अच्छे से इनपुट ले लोगे, नॉट लाइक चलो यही पे बता दो इनपुट क्या है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ ठीक है, पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट और अलर्ट होते हैं। इसके साथ ही हमारे इसके अंदर असाइनमेंट बहुत ज्यादा है नहीं, तो अगर आपको करने हैं तो आप ये वाले असाइनमेंट कर सकते हो। बट जैसे जैसे करके हम थोड़ा एडवांस मूव करेंगे, हम डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे इसके अंदर, कि किस तरीके से हम HTML को चेंज कर सकते हैं। अभी हमने HTML को बिल्कुल चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। पहले हम जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लें, जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद हम उस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस HTML को भी चेंज करना सीखेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट से HTML चेंज हो सकता है। तब थोड़े हमारे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे होंगे। बट फॉर नाउ जावास्क्रिप्ट को लर्न करना स्टार्ट करो, जितने भी आपको मिलते हैं, जो भी यूट्यूब पे कोई रिसोर्स मिल रहा है बढ़िया, या फिर W3 स्कूल, MDN, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाले असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं। और बस आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या देखा। हमने स्टार्ट किया था डेटा टाइप्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ। कुछ कुछ बेसिक रूल मैंने आपको बताए थे, वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं। डेटा टाइप्स हमने देखे, किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में चल रहे होंगे जब हम APIs वगैरह बना रहे होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ हमने देखा, फिर हम टाइप कन्वर्जन के बारे में हमने बात की। टाइप कन्वर्जन देखने के बाद हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात की। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, देन हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ओ, एक चीज मिस हो गई हमारी अभी भी, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर रह गया अभी। टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। तो सपोज करो आप चाहते हो कि इफ एल्स कंडीशन को एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखोगे कंडीशंस के अंदर, अगर मैं इस इनपुट आउटपुट को बंद कर दूं फिलहाल के लिए, तो हम कंडीशंस में वापस आते हैं। ठीक है, तो अभी कंडीशन में आप देखोगे, ठीक है ये सब तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले कंडीशन में आते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ आपका इफ और एल्स टाइप की चीजों में काम करता है। कि अगर आप चाहते हो कि इफ एल्स वाली चीज को एक लाइन में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए यू कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर। फॉर दिस आई जस्ट कमेंट आउट एवरीथिंग एल्स, और इसको मैं अनकमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 लाइनों में हो रहा है, इफ एल्स। इस तरीके से आप चाहो तो इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है जरा समझते हैं। तो व्हाट यू राइट इज दिस, कि एज ग्रेटर देन 19 अगर है, क्वेश्चन मार्क, एज ग्रेटर देन 19 है। अगर ग्रेटर देन 19 है तब क्या करना है वो यहां लिखोगे आप। तो मुझे ये करना है, अगर 19 से बढ़िया तो ये करना है। अगर नहीं है, मतलब एल्स, एल्स के लिए आप लगाओगे कोलन। एल्स में आपको ये करना है, एंड देन सेमीकोलन से हम अपनी स्टेटमेंट को बंद करेंगे। तो एक बार जरा देखते हैं इसको दोबारा से। एज अगर 19 से बड़ी है, तो सबसे पहले आएगी आपकी इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कि आप अपनी कंडीशन चेक करोगे। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज आप लिखोगे, दिस इज योर इफ कंडीशन वाला ब्लॉक। उसके बाद वाली चीज एल्स वाली ब्लॉक। तो अगर आपको ऐसे कभी सिंगल लाइन वाली चीजों को इफ एल्स में बनाना है,
यू कैन राइट टर्नरी ऑपरेटर एज वेल। टर्नरी क्यों बोलते हैं, इसके अंदर तीन चीजें हैं, ये और ये, ठीक है। और इसको अगर हम देखें अभी इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके सेव करके, तो यहाँ पर दोनों जगहों पे यू कैन ड्राइव लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी यू कैन ड्राइव लिखा है और नीचे से भी यू कैन ड्राइव लिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। इसको कभी कभार हम यूज कर रहे होंगे, मोस्टली रिएक्ट के अंदर हम इसे यूज कर रहे होते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के टाइम पे, बट हाँ इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे इतना। गुड टू नो। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंडीशन लिखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के एक्सप्रेशन 1 एंड देन कोलन लगा के एक्सप्रेशन 2। जैसे कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, मार्क्स अगर 40 से बड़े हैं तो पास, अदरवाइज फेल। तो पास वैल्यू या फिर फेल वैल्यू दोनों में से क्या स्टोर होगी रिजल्ट के अंदर, वो यहाँ पर इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर से पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हाँ लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जिनको भी देख लेते हैं। ये काम करते हैं हमारे इस तरीके से कि आप इनसे दो कंडीशन को एक साथ क्लब कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि दो कंडीशन को एक साथ क्लब करना, तो उसके लिए आप एंड और या फिर नॉट यूज कर सकते हो। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है बच्चों। दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एंड, दिस इज लॉजिकल एंड, और लॉजिकल और एंड नॉट। एंड के लिए होता है हमारे पास एम्परसेंड साइन, दो बार एम्परसेंड साइन। और के लिए आपके पास ये पाइप साइन होता है, जो कि आप अगर देखोगे तो एंटर वाली की के ऊपर जो है ना बटन, दिस इज योर और साइन। दो बार ऐसे लगाया तो ये आपका और बन जाता है। उसके बाद एक होता है आपका नॉट, विच इज जो वन वाला नंबर है, वन के ऊपर जो आपका की है वो आपका नॉट है। इन तीनों को यूज कैसे करते हैं, तो अगर आप चाहते हो दो कंडीशन को क्लब करना, कैसे क्लब कर सकते हैं। सपोज करो वो एज वाली जो चीज थी ऊपर जो हमने लिखी थी, इसी के अंदर हम थोड़ा सा एक और लॉजिक चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां पर अब एक नया रूल आ गया है कि आपकी एज 19 से तो बड़ी है, साथ में अगर आपकी एज 40 से छोटी है तभी आप ड्राइव कर सकते हो। तो आपकी एज 19 से बड़ी होनी चाहिए और साथ में आप 40 से छोटे होने चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो। मतलब छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को हम ड्राइव नहीं करने देंगे अगर ऐसा रूल आता है। तो उसकी उस टाइम पे हमें पता है कि दो चीजें हमें क्लब करनी पड़ेंगी, इसके साथ एक और कंडीशन आएगी। तो उसके लिए हम लगाएंगे एंड, इफ एज इज ग्रेटर देन 19 एंड एज इज लेस देन 40, तभी आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ये नहीं लगा होता, सपोज करो अगर ये यहाँ पर नहीं होता, और मैं ऊपर वाली चीजों को कर देता हूँ कमेंट, सो दैट आप इसको नहीं देखो। सपोज करो ऐसा होता शुरुआत में कि हमारे पास एज होती 59 सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले वाले रूल के हिसाब से हम ड्राइव कर सकते थे। अगर मैं सेव करूंगा इससे तो आप देखोगे यू कैन ड्राइव, लेकिन जो नया वाला रूल है दैट सेज एज लेस देन 40 भी होनी चाहिए। तो इस रूल के हिसाब से आई कैन नॉट ड्राइव, सेव करते हैं तो यू कैन नॉट ड्राइव लिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एंड की हेल्प से दो कंडीशन को क्लब कर रहे होते हो, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए अगर आपको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना है। तो एंड के अंदर आप दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी आपकी चीज एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई भी एक भी चीज फॉल्स है तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर आपकी एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी अपने आप ही। दिस वाज लॉजिकल एंड। सिमिलरली वी हैव लॉजिकल और लॉजिकल और को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये ड्राइविंग वाला एग्जांपल लेते हैं। तो दिस वाज एंड, यहां पर हम बात करते हैं और की। ठीक है। सपोज करो const is filled equals to true, कि आपकी ये ठीक है। सपोज करो या तो आप ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कि आप 19 से बड़े और 40 के बीच में होने चाहिए, या फिर आप अगर स्किल्ड हो तो भी आप ड्राइव कर सकते हो। तो दो कंडीशन हो गया, अब या फिर हो गया, ठीक है। एंड पढ़ते तो हम और बोलते हैं कि दिस एंड दिस,
वहीं पे अगर हम और लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि या तो आप इस एज लिमिट में आते हो या फिर आप स्किल्ड हो, तो आप ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बना दिया कि मैं यहाँ पर एंड भी यूज कर रहा हूँ और भी यूज कर रहा हूँ। तो अब हो क्या रहा है कि अगर आपकी एज सपोज करो कम भी है, अब आपकी एज सपोज करो 9 साल के भी हो आप, लेकिन आप स्किल्ड हो, तो भी आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन ड्राइव। क्यों आ रहा है यू कैन ड्राइव? क्योंकि आप स्किल्ड हो। और किस तरीके से काम करता है, और देखता है कि ठीक है, इन दो चीजों में से जो और के लेफ्ट साइड में है और के जो राइट साइड में है, इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो पूरा का पूरा इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो भले ही आप इस एज ब्रैकेट में आते हो या ना आते हो, अगर आप स्किल्ड भी हो तो आप ड्राइव कर सकते हो इस तरीके से। वहीं पर सपोज करो आपने स्किल्ड भी नहीं हो आप और साथ में आप छोटे बच्चे भी हो, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव। और सपोज करो आपकी एज आ गई 29, कि आप इस एज ग्रुप में आ गए लेकिन आप स्किल्ड नहीं हो, तब भी आप लोग ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टिल ड्राइव। क्यों? क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो रही है। भले राइट साइड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो और कैसे काम करता है? और के लिए लेफ्ट और राइट साइड वाले दोनों ऑपरेंड में से कोई भी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपकी पूरी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। वहीं पे जो एंड था, एंड में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू माना जाएगा। तो दिस वाज अबाउट और। लेकिन एक होता है हमारे पास नॉट। ठीक है, नॉट वाले को समझने के लिए इसको हम कर देते हैं कमेंट। और हम सपोज करो पहले वाले रूल पे चलते हैं दोबारा से, एज इज ग्रेटर देन 19। तो इस एज के हिसाब से जो 19 साल से बड़े हैं सिर्फ वही लोग ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेव करोगे तो यू कैन ड्राइव लिखा रहा है, वेरी गुड। लेकिन सपोज करो किसी दिन कोई छोटा बच्चा फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, 9 साल का बच्चा, वो बोलता है कि नहीं इस रूल को चेंज कर दो, तो वो क्या कर सकता है? इस पूरे के पूरे रूल को चेंज कर सकता है बाय राइटिंग दिस, उल्टा कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक नॉट लगा दिया। नॉट लगाने से क्या होता है कि इस कंडीशन से जो भी चीज मिल रही थी उसको उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। ऊनो में होता है ना, ऊनो रिवर्स, ऐसे कुछ कि यहाँ पर रिवर्स कर दिया आपने, जो भी कंडीशन से आपको वैल्यू मिली थी उसको आपने रिवर्स कर दिया। तो अगर पहले था एज ग्रेटर देन 19 वाले ड्राइव कर सकते हैं, तो अब एज ग्रेटर देन 19 वाले ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, वहीं पर छोटे बच्चे यू कैन ड्राइव। तो ये जो नॉट होता है ये पूरी के पूरे जो आपका जो भी पूरा का पूरा ब्लॉक बन रहा है उसको पूरे के पूरे को ब्लॉक को उल्टा कर सकता है नॉट। पढ़ भी लेते हैं एक बार दोबारा से। लॉजिकल एंड इज ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड values are true, else evaluates to false. Logical or if either of the operand is true, evaluate to false if both are false. Sorry, if both are if either of the value is true, then it is true. Evaluate to false if both are false. फिर अगला है लॉजिकल नॉट, जो कि ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो ये वैल्यू ट्रू देगा, अगर ऑपरेंड ट्रू है तो ये वैल्यू फॉल्स देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में आप सिर्फ एक ही ऑपरेंड लगाते हो, वहीं पे सॉरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के केस में आप एक ही ऑपरेंड लगाते हो, वहीं पे एंड और के केस में आप दो ऑपरेंड लगाते हो, लेफ्ट और राइट साइड। तो इनको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा और धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगे आपको। लेकिन आई थिंक ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल से मैं समझाया जिससे कि थोड़ा जल्दी घुसे दिमाग में, पता ना कैसा लगा। ओके, इसके बाद तो कुछ मैंने छोड़ नहीं दिया ना, छोटा मोटा इधर उधर। स्विच स्टेटमेंट हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इफ एल्स हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हमने देख लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया, टाइप कन्वर्जन हमने देख लिया, ऑपरेटर टाइप देख लिया, डेटा टाइप देख लिया, नेमिंग वेरिएबल्स, और फिर ठीक है, हो गया सब कुछ। ठीक है, धीरे धीरे करके हम अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें और सीख रहे होंगे किस तरीके से आप लोग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जो हम आईडी वगैरह देते थे या क्लास वगैरह देते थे उसको आप किस तरीके से पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसमें काम कर सकते हो, वो सब देख रहे होंगे। बट पहले जावास्क्रिप्ट को समझना जरूरी है। भैया जे क्वेरी क्या होती है? जे क्वेरी इज अ लैंग्वेज, सॉरी लाइब्रेरी, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लाइब्रेरी होती है। ज्यादातर जगहों से आजकल हम जे क्वेरी हटाते जा रहे हैं, मतलब जो भी हमारी नई नई लाइब्रेरीज बनते जा रही हैं दे आर स्लोली एंड स्लोली जे क्वेरी का सपोर्ट अपने अंदर से हटाते जा रही हैं।
तो jQuery की हेल्प से ना आपको ये इतने लंबी चीजें नहीं लिखनी पड़ती थी। जैसे डॉम मैनिपुलेशन पढ़ने दो एक बार, तब जाके jQuery बता दूंगा कब क्या होती है। थोड़ा ठहरो। व्हाट इज जेनकिंस? कहां से कहां जा रहे हैं डिस्कशन हमारे। जेनकिंस की हेल्प से आप लोग बिल्ड प्रोसेस ऑटोमेट कर रहे होते हो। जेनकिंस नहीं, लेकिन जेनकिंस अल्टरनेटिव देखेंगे हम एक, जिससे हमारी बिल्ड प्रोसेस ऑटोमेट हो रही होगी, विच इज कोड बिल्ड, AWS का कोड बिल्ड। एपीआई कब पढ़ेंगे? धीरे धीरे करके, शनि शनि, सब्र करो बस। व्हाट इज टॉकर? भाई ये व्हाट इज वाले क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर लिया करो, समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ। व्हाट इज एपीआई गूगल पे सर्च करो। MVC, एसिंग का वेट, कॉल बैक, होस्टिंग। भाई साहब जो भी वर्ड दिमाग में आ रहे हैं, जो भी जार्गन है वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, सब फेंक के मारो एक साथ। एक बार धीरे धीरे पढ़ते चलो, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। ऑलराइट, वन थिंग एट अ टाइम। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं फिर हम, और जो भी डाउट वगैरह हो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर, या फिर डाउट सेशन के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, कल क्लास होगी, राइट, कल क्लास होगी। आज क्लास हुई है, कल भी क्लास होगी। कल जो वही नॉर्मल चलता रहेगा। यस्टरडे क्लास नहीं हो पाई थी, टुमारो क्लास होगी। ऑलराइट, गुड नाइट, बाय बाय।